दोस्तों ये जो केस है ये इतना दरिंदगी पूर्ण भरा हुआ आप लोग बोल सकते हैं कि जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। केस निकल कर आ रहा है महाराष्ट्र के पुणे से। यहाँ पर एक इंसान था जिसने कर्जा लिया। इंसान जो है वो कर्जा लेता है कई बार जब प्रॉब्लम आती है ज़िंदगी में, पर लेकिन वो उस कर्जे को चुका नहीं पाया। तो जिससे कर्जा लिया था उसने क्या किया, उस पर्टिकुलर इंसान की पत्नी को उसी के सामने रेप किया। और ये दरिंदा जो है वो यहीं नहीं रुका, वो पर्टिकुलर वीडियो जो है वो फिर सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दिया। तो आप लोग इसे समझ सकते हैं कि अगर जिस इंसान ने यहाँ पर कर्जा लिया था उसकी मानसिक हालत जो है वो किस हद तक बिगड़ सकती है, और वो दोनों एक साथ में सुसाइड तक यहाँ पर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि ये केस सबका नहीं है, ये तो भला है आज की डेट में सोशल मीडिया का कि ऐसे केसेस सामने निकल कर आते हैं, वरना इतने सारी सिचुएशन आज के डेट में देश के अंदर में देखने को मिलती हैं कि बहुत सारी चीज़ें तो सामने निकल कर आती ही नहीं है। आप लोग खुद सोचो कि इंसान को हिम्मत कहाँ से मिल जाती है कि वो इंसान रेप कर रहा है, उसके बाद में वीडियो बना रहा है और सोशल मीडिया पर डाल भी रहा है। तो यहाँ पर आप लोग सोसाइटी का फेलियर बोल सकते हैं, यहाँ पर आप लोग सिस्टम का फेलियर बोल सकते हैं, और इस इंसान के अंदर में डर है ही नहीं जरा सा भी कि यहाँ तक हर दिन करके इंसान जो है वो निकल चुका है। तो इसलिए यहाँ पर आप लोग खुद सोचिए, अगर कहीं पर रेप की घटना होती है सबसे पहले क्या सिचुएशन निकल कर आती है। जिसके घर में रेप होता है वो इंसान ही उसको सबसे पहले छिपाता है कि ये चीज़ जो है वो सोसाइटी के सामने आनी ही नहीं चाहिए। अगर सोसाइटी के सामने आ गई तो इज्जत बेइज्जती वाली बात यहाँ पर आती है। और अगर कोई वो लड़की हो, छोटी सी कोई बच्ची हो जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई है, तो उसको तो और अच्छे से छुपाने की कोशिश की जाती है कि आगे चलकर कोई से शादी भी नहीं करेगा। तो ये घटिया प्रवृत्ति आज के डेट में देखने को मिलती है, समाज की भी रिएक्शन यहाँ से निकल कर आती है, और यहीं से जो ये दरिंदगी करने वाले लोग हैं उनको यहाँ से ताकत मिल जाती है, क्योंकि उनको पता है कि ये केस जो है वो यहीं पर ही दब जाएगा, उनको भी अपनी इज्जत बेइज्जती की बात होगी। वो तो अलग बात है कि कहीं ना कहीं से कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसी खबर निकल कर पब्लिक में आ गई और फिर वहां से चलकर वो जो है इशू बन गया, और उसके बाद में उसके ऊपर डिबेट और डिस्कशन चल रहा है, पुलिस ने और सिस्टम ने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। पर लेकिन 99% जो केसेस है ना वो इस मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाते हैं कि वो जनता की नजरों में आए। ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज देखने को मिलती है। अभी कुछ दिनों पहले एक बच्चे के द्वारा एक केस के बारे में बताया गया, वहां पर बच्चों के सामने उसकी मां का रेप किया गया, ऐसा भी केस निकल कर आया था। ऐसी सिचुएशन आप लोगों ने कई बार मूवीज में देखी है, इस तरीके की सिचुएशन दिखाई जाती है यहाँ पर। तो ये भी सोसाइटी के अंदर में रियलिटी है। सोचो अगर कोई ऐसा काम करता है, कोई ऐसे रेप के केसेस अगर समाज में निकल कर आते हैं, उस रेप के केसेस को 1 महीने के अंदर अंदर में रफा दफा करके उस इंसान को जो है फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए, तो क्या कभी कोई इंसान जो है वो रेप करने के बारे में सोचेगा? और ये तो फिर भी चलो एक बात है उसकी सोशल मीडिया पर वीडियो डालने की, क्या उसके अंदर हिमाकत आएगी? उसके हाथ नहीं कांपेंगे? उसका जमीर अंदर से जो एक तरीके से डरेगा नहीं? तो सबसे बड़ी जरूरत है यहाँ पर कि एक कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए। आप लोगों ने अक्सर हमेशा सुना होगा कि डिटरेंस क्रिएट करने वाली भी बात होती है। कानून जो होते हैं ना वो सजा देने के लिए नहीं होते हैं। सजा जिसने कर दी है वो तो उसको तो क्या ही कर लेंगे, उसने कर दिया उसको तो कर लो जो कर रहे हैं। ये होता है कि आगे आने वाला कोई और ऐसी हरकतें ना करें, इसको कहते हैं डिटरेंस क्रिएट करना। खौफ हो इंसान के अंदर में कि अगर तूने ऐसा किया तो तेरा क्या होगा। सोच उसने कर्ज के लिए, और कर्ज भी कोई ऐसा नहीं था करोड़ों का कर्ज था, मुझे लग रहा है ऐसे कोई 40-50 हजार का कर्ज था मुश्किल से, ठीक है। तो उस पैसे के लिए उस इंसान ने इस हद तक जाकर हरकतें कर दी। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि चाकू की नोक पर यहाँ पर ये हरकतें किया गया, फिर वीडियो भी शूट किया गया। तो ये आप लोग यहाँ से कंडीशन लगा सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो अगर ये सारी चीज़ों में अगर एक तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जिसके साथ में हो रहा है वो कभी भी इन चीज़ों को छिपाए ना, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर यह आता है कि समाज को भी यहाँ पर ऐसे इंसान का बहिष्कार कर देना चाहिए जो यहाँ पर ऐसी हरकतें करता है। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर यह आता है कि समाज कम से कम उन लोगों को गलत नज़रिए से न देखे जिसके साथ में ये चीज़ें हुई हैं। उनको गलत तरीके से क्यों देखा जा रहा है, उनकी क्या गलती है इसमें ये बताइए। अगर किसी लड़की का, अगर किसी ऐसा कोई ऐसी दिक्कत में कोई लड़की पड़ जाती है तो सोचो इसमें उसकी क्या गलती है। इसमें सिस्टम को क्या करना चाहिए, यहाँ पर फटाफट यहाँ पर जो है चीजें तैयार करनी चाहिए उस केस को बराबर। उसके लिए इससे एक तरीके से ना कहते हैं कि स्पीड कोर्ट होनी चाहिए और फटाफट यहाँ पर उसका सोल्यूशन निकलना चाहिए ताकि उस इंसान को जो है उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है खासकर एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जीएस पेपर 4 के अंदर में अगर आप लोग किसी एरिया में अपनी पोस्ट पर पोस्टेड और कोई ऐसे केसेस आप लोगों के सामने निकल कर आते हैं, और बहुत सारे केसेस आते हैं, अभी तो आप लोगों को ये न्यूज़पेपर में कई बार कहीं नहीं देखने को मिलते हैं, लोकल न्यूज़पेपर में कवर होते हैं, कई बार मेन न्यूज़पेपर इनको कवर भी नहीं करते। ये इतने इंसिडेंट होंगे कि आप लोग देखकर उस टाइम पर एक ना सर में दर्द हो जाएगा कि यार ये चल क्या रहा है समाज के अंदर में। ऐसी सिचुएशन भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये अभी जो है एक बच्चे के द्वारा शेयर किया गया था मुझे,
तो थैंक्स डियर इसको शेयर करने के लिए, क्योंकि ऐसी चीजें यार अवेयर करने वाली बात है। और हमारे देश में इसलिए दिल्ली के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि रेप कैपिटल तक हम लोग कई बार सुनते हैं अपने देश की राजधानी के बारे में। तो क्या ये सही है? तो आप लोग खुद देखिए, ठीक है। ये एक ऐसा केस है जो मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से अभी कुछ दिनों पहले। अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर है वो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो टेन्योर है वो खत्म हो रहा था, यानी कि जितना उसका ड्यूरेशन था वो खत्म हो रहा था, पर फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसका ड्यूरेशन जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा दी थी कि आप ऐसा नहीं कर सकते। पर लेकिन मुद्दा क्या फंस गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो भी यहाँ पर बेसिकली एवेल्युएशन किया जाता है, जो अपील की जाती है यहाँ पर। तो उसके चलते यहाँ पर अभी बात की जा रही है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो ऑफिसर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इसका दलील सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना डिसीजन चेंज कर दिया और उन्होंने अपना खुद से फिर से उसी डिसीजन पर चले गए जो पहले लिया था कि हाँ ठीक है चलो एक्सटेंड कर दो, कोई बात नहीं है। पर लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक कानून के हिसाब से, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद ने कानून बनाया था उसके हिसाब से अगर हम लोग बातें करते हैं तो ये माना गया था कि उसका टेन्योर पूरा हो चुका है, अब उसको एक्सटेंड नहीं करना। और आप लोगों को पता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और CBI दो ऐसी पोस्ट है जिनको ये बोला जाता है कि ये सरकार के हिसाब से काम करती है। कई बार इनको एक तरीके से ना तोता बोला जाता है एक पिंजरे के अंदर में कि सरकार के हिसाब से ही काम करेगा। तो ऐसी चीज यहां पर कई बार देखने को मिलती है। बाकी इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, SLVpedia पर जाना, प्रॉपर नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। ये SLVpedia है, यहाँ पर जाकर सर्च करना आप लोग ED, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। जैसे आप लोग डालोगे जो भी उससे रिलेटेड टॉपिक है ये सारे यहाँ पर खुलकर आ जाएंगे आप लोगों के सामने, ठीक है। और फिर यहाँ पर जाकर आप लोग उसके बारे में पढ़ सकते हैं और यहाँ से चाहो तो आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें यहाँ पर बता रखी है, क्या क्या है ED, क्या क्या है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। और यहाँ पर ये ऐसा नहीं कि यही सर्च कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और बहुत सारी चीजें अपडेट की जा रही है। तो चलता फिरता विकीपीडिया आप लोगों के लिए हो जाएगा यहाँ पर आने वाले टाइम में। CBI के बारे में अगर बात करें, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, अभी बहुत सारी यहाँ पर अभी टीम लगी हुई है। तो ये ऐसा सिस्टम हो जाएगा आप लोग का कि आप लोग आसानी से एंजॉय कर सकते हैं कहीं भी अपना फोन लेकर। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर इसके लिए कोई चार्ज भी नहीं है, लाइफ टाइम फ्री है ये आप लोगों के लिए, कोई चार्ज नहीं है इसके लिए। और आप लोग इसको अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। कोई जैसे नोट्स बनाने में दिक्कत रहती है तो वो भी आप लोग की दिक्कत यहाँ से दूर हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए साथ में आप लोग जरूर कनेक्ट हुई। और लेक्चर की PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग जाकर यहाँ से देख सकते हैं, ये है स्टडी लवर वीर के नाम से। तो यहाँ से आप लोग लेक्चर की PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए भी कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो दोनों चीज आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पर अच्छे से अपनी पढ़ाई को आगे लेकर चल सकते हैं, ठीक है। बाकी जो मणिपुर का केस है उसमें CBI की जांच की बात की जा रही है। तो अच्छे से अगर CBI की जांच होती है तो लोगों को तसल्ली रहेगी कि हाँ कहीं ना कहीं जो कल्प्रिट थे उनको सजा मिली है, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया गया है। तो ये भी काफी लार्ज स्केल पर आर्टिकल जो है वो कवर किया गया, ठीक है। 28 जुलाई है यार, देखते ही देखते पूरा महीना आप लोगों के हाथ से रेत की तरह फिसल गया है। महीना क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा आधे से ज्यादा साल आप लोगों का चला गया है। अब आने वाला समय जो है उसको शानदार तरीके से यूटिलाइज करना आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो कैसे होगा, डे बाय डे अपने प्लान बनाकर उस दिन को यूटिलाइज करने से आप लोग के सामने सॉल्यूशन निकल कर आएगा। किसने आज का दिन के लिए प्लान बना लिया और कौन इसको ढंग से लेकर चलने वाला है ये जरूर बताना, क्योंकि जब तक ये चीजें आप लोग नहीं करोगे तब तक कोई ढंग का सॉल्यूशन निकल कर आप लोगों के सामने नहीं आएगा। तो बताइए जरा, इसी के सामने सबसे बड़ी बात ये होती है कि शाम को सोते टाइम बिस्तर पर अपने आप को इवेल्युएट करना कि हाँ आज का दिन जो है वो सही रहा, वरना दिन जाते जाएंगे और आप लोग आगे बढ़ते जाओगे और सॉल्यूशन निकल कर नहीं आएगा। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये बोला गया है, एक तरीके से सोचिए आप लोग यहाँ पर, जब आप लोग एक तरीके से अपने गोल के लिए बिल्कुल एक शिकारी की तरह लगते हो, ठीक है, हंग्री बीस्ट की तरह, भाई साहब उस टाइम पर आप लोगों के सामने आप लोगों के साथ में जो भी प्रॉब्लम है ना वो सारी साइड में हो जाती है। आप लोगों को बस अपना गोल दिखाई देता है। और जिस दिन इस पैटर्न में आप लोग आ गए, भाई साहब कोई भी जॉब क्यों ना हो वो आप लोगों के बेसिकली कहते हैं तलवे में पड़ी हुई आप लोगों को मिलेगी। पर लेकिन इसके लिए आप लोगों को अपने अंदर एक आग जलानी पड़ेगी कि सारी दुनिया की सारी झंझटें सब कुछ छोड़कर बस अपना टारगेट दिखाई दे। और जिस दिन वो अचीव हो गया ना उस दिन ना बल्ले बल्ले हो जानी है जिंदगी की, आप लोग समझ लेना, ठीक है। एक छोटी सी बात और यहाँ पर, अभी कई सारे बच्चे मेल कर रहे हैं जिनका APFC में जो है वो सिलेक्शन हुआ है बेसिकली रिटर्न में, और वो बोल रहे हैं कि सर जो रिटर्न की तो तैयारी करवाई थी, सर इंटरव्यू की भी तैयारी करवा दो। यार देखो इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए ना एक पूरा सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। तो अभी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है मेरे पास में, आने वाले टाइम में इसके लिए भी काम किया जाएगा, आराम आराम से चीज़ें चल रही हैं। तो अभी इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी यार, वरना इसके लिए भी कुछ ना कुछ अरेंज किया जाता। तो कई सारे मेल आ रखे हैं अभी मैंने देखे, तो उसके लिए कई सारे बच्चे बोल रहे थे। तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ
तो इसके लिए बेसिकली आगे आने वाले टाइम में चीज़ें की जाएंगी, तो उससे हम लोग चीज़ों को फिर कर सकेंगे। क्योंकि अगर देखिए सबसे बड़ी बात भी यहाँ पर होती है, जैसे यूपीएससी में सिलेक्शन होते हैं ना, तो कोई भी ये नहीं बताता कि हमारे प्रोग्राम से सिलेक्शन हो रखे हैं। सारे वहाँ पर मॉक इंटरव्यू होते हैं, उनको चिपका देते हैं, वरना पोस्ट है 1000 और सिलेक्शन कितने हो रखे हैं, सिलेक्शन मिलेंगे आप लोगों को 50,000। हर एक इंस्टीट्यूट जो है वो वहाँ पर इंसान का नाम चिपका देता है, तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो इंटरव्यू सबसे पहले प्रोग्राम इसीलिए लोगों के द्वारा स्टार्ट किया था, ताकि आने वाले टाइम में उनके पास में रोल नंबर आ गया, सारी चीज़ आ गई। क्योंकि सिलेक्शन के बाद में अक्सर कई सारे बच्चे भूल जाते हैं, वो मेल वगैरह नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत रेयर बच्चे ऐसे होते हैं जो कि रिजल्ट आते ही तुरंत मेल कर देते हैं समझ रहे हैं। तो ये इस तरीके के बच्चे जो होते हैं वो दिल से प्यार करते हैं कि सबसे पहले टीचर याद आए उनको सिलेक्शन के बाद में। तो ये कंडीशन रहती है। पर लेकिन इंटरव्यू का क्या रहता है, इंटरव्यू का जो सेशन लोग लगवाते हैं उससे ये फायदा रहता है कि वो तुरंत उठाकर उसको चिपका देते हैं, और जबकि उन्होंने उसको पढ़ाया भी नहीं है। मतलब पढ़ा कोई हो रहा है नहीं है, 9 महीने तक बच्चा जो है पेट में रखा माने और क्रेडिट लेके चला गया बाप, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें हैं। मतलब तुमने क्या किया, बस एक इंटरव्यू लिया और तुमने जो है आराम से बोल दिया कि हाँ ये जो है ये हमारा बच्चा है। तो एक कंडीशन रहती है, तो वो एक सिस्टम अलग चलता है पूरा ही। और वहाँ पर तो ऐसे भी देखे मैंने नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक मतलब फर्स्ट रैंक तक बिक जाते हैं यार। मतलब बंदा मेल कर रहा है और मैंने उसको बोला कि फिर थोड़ा सा बात करनी है, बच्चों को गाइड कर देना। उस बंदे ने बात की और उसकी मम्मी पता है क्या कह रही है, बेटा सुबह 4 बजे उठकर आपकी वीडियो देखा करता था और बिल्कुल अपना डिसिप्लिन फॉलो किया करता था। और फिर वो बच्चा कह रहा है कि सर मैं इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगा मैंने कहा कोई नहीं, इसीलिए यार मैं इंटरव्यू नहीं डालता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं मना कर देता हूँ। फिर बात चीज़ें ऐसी चलने लगती है ना, जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो फिर अंदर से दुख भी होता है दिन में। मैंने कहा यार ये बंदा गाइड करेगा पब्लिकली जाकर, लोगों को कहेगा मैंने यहाँ से कोर्स लिया है, और जबकि वहाँ से कोर्स लिया ही नहीं होता है। तो इतनी घटिया चीज़ चलती है ना यार ये एजुकेशन फील्ड में, जो मुझे लगती है ये सबसे ज़्यादा घटिया चीज़ लगती है कि टॉपर्स को खरीदना और ये सारी चीज़ें करना, नेक्स्ट लेवल की रद्दी चीज़ें। इसलिए कहता हूँ टॉपर्स पर ज़्यादा विश्वास मत किया करो। जेन्युइन बंदे बहुत कम देखने को मिलेंगे, तो एक तरीके से उन पर विश्वास करो और अपनी चीज़ों को अच्छे से लेके चलो, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसका नाम मत लिखना कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। आगे बात करें एस्से के बारे में। एस्से या फिर एथिक्स से यहाँ पर महात्मा गांधी जी के द्वारा बड़ी शानदार बात बोली गई है। बोला गया कि एन आई फॉर एन आई ओनली एंड्स अप द मेकिंग, एक तरीके से पूरी दुनिया को अंधा बना देगी, तो मेकिंग द वोल वर्ल्ड ब्लाइंड। यानी कि अगर एक आंख के बदले आंख मांग ली जाए कि उस इंसान ने गलती की, उसकी आंख, उसकी किसी की आंख फोड़ी तो उसकी भी आंख फोड़ दो, तो पूरी दुनिया को ये अंधा बना देगी, तो कभी भी ये चीज़ों को सुधार नहीं पाएगी। तो ये बाकायदा ये ऐसी चीज़ है जो कि एथिक्स के अंदर में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर ये हेपेटाइटिस जो डे के बारे में बात की जा रही है, और आर्टिकल बड़े शानदार है, आप लोगों का मजा आएगा सुनकर। बहुत ही तसल्ली में डिस्कस करेंगे कई सारे आर्टिकल और क्वेश्चन भी उनके साथ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हेपेटाइटिस के बारे में बात की जा रही है, जो डे है 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू, यानी कि लोगों तक उसकी केयर पहुंचनी चाहिए। और ये इतना इंपॉर्टेंट है 2019 में इससे क्वेश्चन तक पूछा गया आप लोगों से। हेपेटाइटिस बी वायरस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो स्टेटमेंट नोट करेक्ट, तो यहाँ पर आंसर आप लोगों को बी देखने को मिलेगा। इनके टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ से इसका अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया है, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आप लोगों से बनते हैं, तो याद रख सकते हैं। ये लीवर को लेकर आप लोगों की प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है, और लीवर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है आप लोगों की बॉडी के अंदर में, ठीक है। तो लीवर अगर उसके अंदर में कोई इन्फ्लेशन यानी कि उसके अंदर कोई सूजन आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो ये सारी प्रॉब्लम फिर निकल कर आती है हेपेटाइटिस जैसी। और सबसे बड़ी बात है, आप लोग जब उल्टी सीधी हरकतें करते हो, दारू शराब पीना, उल्टी सीधी मेडिसिन लेना बिना किसी से कंफर्म किए हुए, तब जाकर ऐसी चीज यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये जरूरी है, इसको बेसिकली देखा जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो डे है यहाँ पर ये बात करता है आज के दिन वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है यार, हम तो कंजर्व करें, क्योंकि आज के डेट में जो लाइफ हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, हमारे आसपास में जो वातावरण देखने को मिलता है, हमारे बुजुर्गों ने काम किया उसके ऊपर, तो आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़कर जाए, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उसी के लिए 28 जुलाई को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ये है बेसिकली एक तरीके से एप्रिशिएशन डे, यानी कि जो कोई कुछ काम करता है ना उसको अप्रिशिएट किया करो, तो उसका भी मजा आएगा जिंदगी जीने में कि हाँ यार मैंने काम किया और मुझे अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो सिस्टम के अंदर में जो भी काम करते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें आप लोगों तक पहुंचती है, जैसे कि अगर बात करें, अगर जो भी यहाँ पर चीजें आप लोगों के लिए सामने चल रही है, तो एक पूरा सिस्टम यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। चाहे वो आप लोग गवर्नमेंट के बारे में बात कर लो, चाहे आप लोग किसी भी चीज के बारे में बात कर लो, इवन आप लोग देखोगे जैसे घर पर अगर खाना बन रहा है, तो यहाँ पर किसान ने वो खेतों में उगाया, आप लोग की जो बेसिकली घर तक पापा लेकर आए, मम्मी लेकर आई है, फिर उसको किचन में आप लोग की मम्मी के द्वारा या पापा के द्वारा मिलकर उसको बनाया गया है, और तब आप लोगों तक वो चीजें पहुंच रही है। तो ये चीजें अप्रिशिएट करने वाली होती हैं कि यहाँ तक चीजें पहुंच रही है, तो कभी भी उन चीजों का अनादर मत करो, ये बहुत ही गलत बात होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और बच्चों को खासकर ये चीजें जरूर सिखाई जानी चाहिए, ठीक है।
दो सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा मांग आ रही है, ज्योग्राफी के लिए और हिस्ट्री के लिए। मैं आप लोगों से प्रोमिस तो नहीं कर सकता, पर बोलूंगा कि जिस दिन भी अच्छा टीचर मिल गया उसी दिन उसके ऑप्शन स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। पर लेकिन फिलहाल के लिए यार ओनली 2 ऑप्शनल हैं, एक है PSI और दूसरा है आप लोगों के सामने सोशियोलॉजी। ये 2 टीचर जो हैं वो इतने रेप्यूटेड टीचर हैं कि आप लोग पढ़कर उसको एंजॉय करोगे सब्जेक्ट को, इनकी मैं गारंटी ले सकता हूं। पर लेकिन इसके अलावा अगर कोई मेरे पास में कोई ऐसा टीचर आएगा जो इस रेंज में आकर आप लोगों को पढ़ा सके, मतलब सबसे बड़ी चीज जो रहती है यहाँ पर प्राइस वाली रहती है। फिर यहाँ पर कोई आता है तो बोलता है जैसे कि हाँ 20,000 लेंगे, 30,000 लेंगे, 40,000 लेंगे, तो वो फिर एक एक्सेप्टेबल नहीं होता है, ठीक है। तो कोई भी अच्छा टीचर होता है फिर वो अपना हाई प्राइस बताता है, पर लेकिन जो टीचर इस रेंज में आकर हमारे साथ में काम करता है तो यार उसके लिए बेसिकली यहाँ पर दरवाजे खुले हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजों में बैलेंस बनाने वाली बात यहाँ पर आती है, ठीक है। खुद देखो आप लोग यहाँ पर पूरे जो क्लास के नोट्स हैं जो भी यहाँ पर क्लास में पढ़ाया जा रहा है, नॉर्मली आप लोगों को नहीं देखने को मिलता है, तो वो यहाँ पर स्टार्टिंग में बोला गया था उसके लिए 5,000 प्राइस रखने के लिए, ठीक है। पर लेकिन मैंने क्या किया 299 में लोगों को प्रोवाइड करा दिए, तो उसके लिए बहुत सारे लोग जो है गुस्सा हो गए। हालांकि फिर उसको बढ़ाकर 499 कर दिया और अभी बोले कि सर एटलीस्ट 99 करो, तब जाकर चीजें जो है यहाँ पर निकल पाएंगी। इसी के साथ में ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारा पूरा सिस्टम चलाने के लिए काउंट करना पड़ता है कि कैसे कैसे चीजें चलनी है। तो ऐसे ही आप लोगों ने देखा जब इसका प्राइस निकाला गया था और लगभग 16 निकाला गया था ऑप्शनल का, मुझे पसंद ही नहीं आ रही थी, मुझे पच ही नहीं रहा था वो। जैसे तैसे कर कर उसको घटा घटाकर अभी फिलहाल के टाइम पर इसका 50% कर दिया, यानी कि 8 पर ला दिया, ठीक है। तो 8 पर ला दिया तो आप लोग इसमें एडमिशन ले लीजिए 31 जुलाई तक, जिसका भी ऑप्शनल ये है। तो यहाँ पर इसके बाद में फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर एडमिशन नहीं, क्लासेस स्टार्ट होती हैं, आप लोगों को नजर आएंगे। तो स्टार्टिंग से ही लेकर चलोगे चीजों को तो एंजॉय कर पाओगे आप लोग इसको, ठीक है। और बाकी फिर से वही बात बोलूंगा, जैसे कि यहाँ पर कई सारे बच्चे रेगुलर्स के बारे में बोलते हैं कि क्या ये चीज़ जो चल रही है ये आप लोगों को, इसने कई बार इस बच्चा कहता है कि हाँ सर जो यूपीएससी का जो कोर्स है क्या वो स्टेट पीसीएस के लिए फायदा पहुंचाएगा, सारी चीज़ें उसमें बेसिक कवर की जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग ये समझ सकते हैं। और दूसरा कोई बैच नहीं आने वाला है, बैच के लिए मत बोलिए बैच नहीं आने वाला है, ये मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ। लिखवा लो कहीं से मुझसे कि सर बैच आएगा क्या, कोई बैच नहीं आने वाला यार, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि एक ही जो कोर्स लॉन्च किया गया उसमें पूरी शिद्दत से काम किया जाए, जो भी टीचर यहां पर कर रहे हैं। डे बाय डे बैचेस आएंगे तो उस टाइम पर फिर बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, और वहां पर फिर मान लीजिए कोई बैच अगर स्टार्ट हो रहा है, आप लोग खुद सोचो अक्टूबर नवंबर में कितना भगा भगा कर चीजें वहां पर की जाएंगी। तो यहाँ पर सारी चीजें आप लोगों के पास है, फिर रिकॉर्डेड क्लास है आप लोगों के पास में पूरा 1.5 साल तक का, जब तक मेंस नहीं हो जाता है, कितनी बार चाहो आप लोग उनको देख सकते हो। तो आसानी से ये चीजें सही है, फिर वो बाहर लगे रहना उनमें चीजों में। और इसी के साथ में अपनी टेस्ट सीरीज के लिए तैयार रहना, 30 जुलाई से आप लोगों के सामने फर्स्ट टेस्ट आने वाला है, तो तैयार रहना, वो भी 9:30 बजे, ठीक है। तो उसके लिए कमर कस लेना अच्छे से। दोस्तों कुछ दिनों पहले अभी एक मेल आया, उसमें एक जो एसएलवी फैमिली मेंबर हैं वो दुबई से बेसिकली जो एसएलवी चैनल को देखते हैं, तो उन्होंने काफ़ी बड़ी एक उसमें पूरी स्टोरी लिख रखी थी। तो मतलब हमारा चैनल जो है अब इंटरनेशनल हो चुका है, ठीक है। इंटरनेशनल ऑडियंस भी है हमारी इंडियन ही है, बाहर रह रहे हैं वो देखते हैं, बहुत सारे एसएलवी फैमिली मेंबर हैं। अभी ये बातें आप लोगों से इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आर्टिकल बड़ा ही प्यारा सा है और स्टार लगाने वाला आर्टिकल है। बात करेंगे इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में। एक दिन पहले मैंने इस आर्टिकल के बारे में जब डिस्कस किया था तो एक बच्चा कह रहा है कि सर दुबई के बारे में तो सुना है, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये क्या है। कई सारे बोलते हैं अबू धाबी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि दुबई को कैपिटल मानते हैं यूएई की, ऐसे भी हैं। मुझे भी जब तक मैं पढ़ा नहीं करता था मुझे भी ऐसे लगता था दुबई इतनी फेमस है यार, नॉर्मली कैपिटल ही फेमस होती है, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक ऐसी सिटी फेमस हो गई है जो कि कैपिटल नहीं है, और उसके फेमस होने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है, अभी बताऊंगा आप लोगों को, आप लोग सरप्राइज होंगे। आप लोगों को पता है हमारा देश पूरा एक यूनाइटेड इंडिया बोलते हैं। यूनाइटेड इंडिया मतलब हमारे देश के अंदर में बहुत सारे राजा रजवाड़े थे, उनको इकट्ठा करके हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा इकट्ठा करके एक बहुत ही प्यारा सा देश बनाया गया, जिसको बोलते हैं हम लोग हमारी प्यारी कंट्री इंडिया। तो हमारा प्यारा जो भारत है उसमें आज की डेट में कितने राज्य हैं और कितनी यूनियन टेरिटरी हैं, ये तो आप लोगों को बताना है, क्योंकि मेरा टॉपिक है आज का यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आप लोग नाम से ही देखिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसमें टोटल मिलाकर 7 ऐसे एमिरेट्स हैं, यानी कि 7 ऐसे राज्य हैं जो कि इकट्ठा होकर एक साथ में आए और उन्होंने मिलकर अपना एक एरिया बना लिया कि ये हमारा एरिया है। आप लोगों को ये देखने को मिलेगा इसमें जो 7 एरिया हैं, इसमें जो बहुत फेमस हैं, एक का नाम है अबू धाबी जो कि इसकी कैपिटल के तौर पर जाना जाता है, और दूसरा है दुबई। तो यहाँ पर इनकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि ये जो पूरे किंगडम है इसमें 7 किंगडम में से 2 किंगडम ऐसे हैं जो अबू धाबी का राजा बनेगा वही देश का प्रेसिडेंट कहलाएगा, और जो दुबई का राजा बनेगा वही देश का प्राइम मिनिस्टर कहलाएगा। यानी कि अलग अलग पावर इनके हाथ में दे रखे, इसीलिए 2 ऐसे एरिया हैं
जहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगा मैक्सिमम चीज़ें यहाँ से ऑपरेट की जाती हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को मैं बता दूँ यहाँ पर, जो जब मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, रिसर्च करा था टॉपिक के, तो कई सारी चीज़ें सामने निकल कर आई। जैसे आप लोग जानते हैं आज के डेट में, मैंने बोला अभी आप लोगों को दुबई, तो इसको यहाँ पर एक तरीके से डायरेक्टली दुबई नहीं बोलते, एमिरेट्स ऑफ दुबई बोलते हैं, जो पर्टिकुलर स्टेट है, और उसमें एक सिटी है उसका नाम है दुबई। तो इस तरीके से मतलब सिटी और पर्टिकुलर उस राज्य का नाम भी आप लोगों को सेम नजर आएगा, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि यार ये राज्य का नाम ले रहे हैं या फिर ये यहाँ पर इसका नाम ले रहे हैं। तो एमिरेट्स ऑफ दुबई में एक सिटी हो गई पर्टिकुलर दुबई, ऐसे ही एमिरेट्स ऑफ आबू धाबी में एक पर्टिकुलर सिटी है आबू धाबी। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो 7 टोटल मिलाकर राज्य आए जिन्होंने मिलकर अपना एक प्यारा सा देश बनाया, और हमारे बहुत सारे देशवासी आज की डेट में यहाँ पर विराजमान है। और हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा, एक तरीके से बोल सकते हैं आप लोग, काफी बड़ी संख्या में रेमिटेंस सेंड करते हैं। रेमिटेंस शब्द आप लोगों ने कई बार सुना होगा, नहीं पता है तो बता देता हूं। जब हमारे देश के प्यारे बेटे बेटियां पढ़ पढ़ाकर यहां से बाहर जाते हैं और वहां पर काम करते हैं या फिर कोई और दूसरी भी जॉब करते हैं, तो उस टाइम पर फिर जब अपने देश में वापस पैसा भेजते हैं उसको हम लोग रेमिटेंस बोलते हैं। और वो नहीं कहते कि ऊपर वाले की दुआ से दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस जो रिसीव करने वाला हमारा देश है। तो ये काफी बड़ी बात है, आप लोग बोल सकते हैं कि हमारा देश जो है वो दुनिया पर राज कर रहा है। तो ये थी कुछ बेसिक और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, किस किस को ये इन्फॉर्मेशन पता थी, 7 राज्य और ये सारी चीजें, और कैसे प्राइम मिनिस्टर कैसे प्रेसिडेंट बनते हैं। जिसको पता थी वो यस लिखना, जिसको नहीं पता थी वो नो लिखना। और कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं बताना जरूर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने आर्टिकल की ओर। आर्टिकल क्यों है न्यूज में, पहले आप लोगों को ये बता दूं, रिसेंटली अभी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा विजिट किया गया था बेसिकली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को। तो ये आर्टिकल भर भर के कवर किए गए दोनों न्यूज़पेपर के द्वारा, द हिंदू के द्वारा भी और इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा भी। तो उसी पैटर्न में अब हम लोग इसको कवर करेंगे। उन्हें कहते हैं कि इसको ऊपर से लेकर नीचे तक निहारेंगे, तो शानदार तरीके से हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। अगर आप लोग इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ से भी आप लोग इसको देखेंगे तो स्टार लगा लेना। जैसे नहीं आप लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक तैयार करते हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशन में एक कंट्री के साथ में पूरा रिलेशन आप लोगों का कवर होने वाला है। अगर आप लोग को इंटरनेशनल रिलेशन की किताब पढ़ रहे हैं तो वो भी एक अलग चीज है, पर लेकिन यहाँ पर न्यूज़पेपर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर में। तो इंडिया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अगर रिलेशन के बारे में बात करें, हम अभी रुपी और दिरहम में व्यापार करने की बात करें, क्रॉस बॉर्डर उसके बारे में बात करें, तो काफी सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। तो अच्छे से समझेंगे और टॉपिक की इंपॉर्टेंस आप लोग देखते ही बनेगी। क्यों 2017 में यूपीएससी ने अपने आप क्वेश्चन पूछा यहाँ पर, हालांकि इससे नहीं पूछा डायरेक्ट, ये वेस्ट एशियन कंट्री से पूछ ले यहाँ पर, ठीक है। क्यों, क्योंकि आज की डेट में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से बात करें तो हम लोग बहुत डिपेंडेंट रहते हैं इन देशों के ऊपर। तो एनर्जी सिक्योरिटी हमारी खतरे में आ जाती है अगर इनको जरा सा भी, वो नहीं कहते कि जैसे आप लोग कई बार डायलॉग सुना होगा कि यूएसए को अगर छींक आती है तो दुनिया को जुकाम हो जाता है, तो इनको अगर जरा सी भी छींक आती है तो हमारे देश में एनर्जी सिक्योरिटी को जुकाम होने लगता है। इसीलिए हम लोग आज के डेट में अपने बहुत सारे पैटर्न लेकर चल रहे हैं, जिसमें विंड एनर्जी के ऊपर फोकस हो गया, सोलर एनर्जी के ऊपर फोकस हो गया, हाइड्रोजन एनर्जी के ऊपर फोकस हो गया, ग्रीन एनर्जी को हम लोग जो लेकर आगे चल रहे हैं, क्लीन एनर्जी को, तो उससे बहुत सारी चीजें सुधारेंगे। इसी तरीके से हम लोग एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करते हैं, जैसे नहीं पेट्रोल के अंदर में एथेनॉल मिला रहे हैं, तो हम लोग 20% की बात कर रहे हैं। बताइए अभी पढ़ाया था मैंने, कब तक कर रहे हैं, किस ईयर तक कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे भी यहाँ पर कहीं ना कहीं देशों के ऊपर डिपेंडेंसी घटेगी। क्यों, क्योंकि देश में 85% जो एनर्जी है वो हम लोग बाहर से लेकर आते हैं, खासकर डीजल और पेट्रोल, जिसको हम लोग क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल बोलते हैं, और लगभग 55% गैस हम लोग बाहर से लेकर आते हैं। तो इसलिए हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैंने बोला कि इनको अगर जरा सा भी छींक आती है तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को जुकाम होने लगता है। इसलिए हम लोग इनके ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी हटाने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। अभी मैं आप लोग की इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। पहले तो आप लोग लोकेशन देख लीजिए ताकि और अच्छे से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें। यूएई, यहाँ पर आप लोगों को पर्शियन गल्फ देखने को मिलेगा ऊपर, और यहाँ पर आप लोगों को गल्फ ऑफ ओमन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके नीचे आएंगे तो आप लोगों को रेड सी देखने को मिलेगा, और इसका नाम आप लोगों को बताना है। ये मैं देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर बताता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन तो यही बनता है कि इनको कौन कनेक्ट करता है। अगर ये भी बता देंगे तो मेरी आत्मा जो है वो तृप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इसका भी आंसर दे देना, क्योंकि कई बार पहले मैं बता चुका हूँ। देखिए जब क्वेश्चन में पूछता हूँ ना, मेरा बेसिक पर्पज ये रहता है कि मैं वही चीज़ें पूछूं जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ किसी न किसी टाइम पे, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ। जो फर्स्ट टाइम देख रहा होता है वो एसएलवी फैमिली मेंबर, उसको बस ये करना है कि एक बार कमेंट बॉक्स पढ़ लेना, पता चल जाएगा कि हमारे एसएलवी फैमिली मेंबर जो हैं वो कितने ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को लेकर चलते हैं, कितने अच्छे से पढ़ाई करते हैं। कोई ना कोई एसएलवी फैमिली मेंबर बहुत ही शानदार तरीके से आंसर देता हुआ आप लोगों को मिल जाएगा। तो जो नए हैं वो एक तो ये लिख दिया करो कि सर हम नए हैं, तो एन लिख दिया करो यानी कि न्यू, और इसी के साथ में आप लोग दूसरे को आंसर पढ़ा करो सीनियर हो गए ना, जो ऑलरेडी यहाँ पर बहुत दिनों से
वो एक तरीके से रजनीकांत के चिट्ठी बन चुके हैं, अभी इतनी नॉलेज उनको हो चुकी है, ठीक है। तो उनके आंसर आप लोग देख लिया करो, ओके। आइए बात करते हैं एग्रीमेंट के बारे में। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा हवा तूल या फिर आप लोग बोले उन्हें कहते हैं कि एक काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जाने वाला जो रीज़न था इस पर्टिकुलर विजिट में, वो था लोकल करेंसी में सेटलमेंट। मतलब आज की डेट में अगर आप लोग जाओगे दुनिया भर में, सबसे ज़्यादा जो व्यापार में इस्तेमाल होता है वो है यूएसए का डॉलर। आखिर यूएसए का डॉलर क्यों? उसके पीछे रीज़न है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा उसकी करेंसी को इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि कल को उसकी करेंसी का पता है कि ज़्यादा डूबेगी नहीं। अगर उसकी करेंसी डूबेगी तो इसका मतलब समझ लेना दुनिया डूबने वाली है। तो इसलिए उसमें व्यापार करना आसान माना जाता है। कोई ऐसी कंट्री जिसकी करेंसी लेकर आए वो डूब गई, जैसे अर्जेंटीना की करेंसी में अगर व्यापार करने लगे तो वो अपने आप में ही करेंसी के नाम पर धब्बा हो चुकी है आज की डेट में। तो ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। तो जरूरी है एक स्टेबल कंट्री की करेंसी। तो जो जो भी ताकतवर देश हैं जिनकी इकोनॉमी काफ़ी शानदार है उनकी करेंसी में व्यापार किया जाता है दुनिया भर में। जैसे जापान हो गया, आज की डेट में अगर बात करें यूएसए हो गया, यूएई हो गया या यूके हो गया। अब यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर चाइना भी देखने को मिलता है। हम भी अपने रुपये को आगे लेकर चल रहे हैं, तो जल्दी हम भी इस पर्टिकुलर पायदान पर खड़े मिलेंगे। तो लोकल करेंसी में जब हम लोग व्यापार करते हैं तो इसका मतलब ये कि दूसरी करेंसी को इग्नोर कर दिया है। यानी कि हम लोग अपनी जब खरीद रहे हैं तो हम लोग उसी में पेमेंट कर रहे हैं, जब हम ले रहे हैं तो उसी में पेमेंट कर रहे हैं, दोनों की करेंसी में। तो इसके चलते हम लोग काम करते हैं। तो इसमें उन देशों के साथ में खासकर व्यापार करना काफ़ी अच्छा बन जाता है जिन देश के साथ में अच्छा खासा हमारा ऑलरेडी व्यापार चल रहा है। सोचो अगर वहाँ पर हम लोगों ने डॉलर वगैरह या फिर किसी दूसरी करेंसी को साइड में उठाकर फेंक दिया तो कितने लार्ज स्केल पर हमारी करेंसी वहाँ पर इस्तेमाल होगी, तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो इंडिया यूएई जो ट्रेड है वो 85 बिलियन है 2022 में अगर आप लोग बात करें। तो इसलिए यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके चलते इंडिया और यूएई का जो सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी कहलाता है आज की डेट में। तो इसको अच्छे से लेकर चल सकते हैं हम लोग आने वाले टाइम में। दूसरा जिसने अभी बोल सकते हैं आप लोग कि एक तरीके से पेमेंट सिस्टम कि इंटरनेशनल लेवल पर कोहराम मचा रखा है, ठीक है। उन्हें कहते हैं कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बनाओ से विश्वनाथ कहते हैं। तो जिस राख से हमारा आज के दिन जो हमारा पेमेंट सिस्टम है जिसको आप लोग यूपीआई बोलते हैं, उसने पूरा इसी तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कोहराम मचा रखा है। जिस यूपीआई से चिंगारी उठे उसे एक तरीके से इंडिया का यूपीआई बोलते हैं। तो यूनिफाइड जो पेमेंट सिस्टम इंटरफेस है ये गल्फ कंट्री भी आज के दिन में इस्तेमाल कर रही हैं और इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म की तरीके से यहाँ पर मिलकर काम किया जा रहा है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई ने भी एमओयू साइन किया था कि भाई साहब मिलकर काम करेंगे, मतलब मिलकर धूम मचाएंगे। तो ये कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। दूसरा आप लोगों को पता है हमारे आईटीज में पढ़े हुए लोग जो हैं वो दुनिया भर में छाप छोड़ते हैं। तो आईटी दिल्ली ने ओपन किया अपना कैंपस अबू धाबी में, तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट किसी और कंट्री में जाकर अपना कैंपस ओपन कर रहा है, तो हमारी इंटरनेशनलाइज किया जा रहा है हमारा जो यूनिवर्सिटी का सिस्टम है उसको भी, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो इंडिया ने एमओयू साइन किया यहाँ पर किसके साथ में, ये बेसिकली एजुकेशन एंड नॉलेज के फील्ड में अबू धाबी के लिए यहाँ पर जो आईटी सेटअप करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये भी काफ़ी बड़ी बात है। इसी के साथ में जो स्टार लगाने वाली बात है, और ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकते हैं, G20 की जो प्रेसिडेंसी वो इंडिया के पास आप लोगों को देखने को मिली। ऐसे ही आप लोगों को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 के प्रेसिडेंसी आप लोगों को किसके पास देखने को मिली, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पास में देखने को मिली। तो जब ऐसी बेसिकली पावरफुल लीडरशिप किसी देश के पास में आती है और वो देश मिलकर काम करते हैं, तो ये समझो कि इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी पॉजिटिव इंपैक्ट वो दोनों मिलकर साथ में डालते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो आप लोग समझ सकते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करने की बात करते हैं। जैसे नहीं यूनाइटेड नेशन बोलते हैं कि तुम हमको सपोर्ट करना, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तो ऐसे ही यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और अभी फिलहाल के टाइम पर अगर बात करें, पिछले कुछ टाइम में काफ़ी अच्छे लेवल पर हमारे रिलेशन बढ़े। प्राइम मिनिस्टर जो श्री नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा विजिट की गई थी, फर्स्ट विजिट 34 साल में किसी लीडर के द्वारा विजिट की गई थी। तो यहाँ पर आते ही इन्होंने पहले विजिट करी, तो 34 साल में किसी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा विजिट की गई थी। तो पहली विजिट हमारी यहाँ पर देखने को मिली, और उसके बाद में तो विजिट के फिर सिलसिले ही आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले, जिसमें कई बार यहाँ पर एक दूसरे के साथ में हम लोगों ने मिलकर काम किया। और रिसेंटली अभी हमारी विजिट फिर से देखने को मिली। अपने देश का हाईएस्ट अवार्ड इनके द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को यहाँ पर अभी दिया गया। तो ये काफ़ी बड़ी बात होती है। और जबकि किसी देश के लीडर को कोई भी ऐसा अवार्ड दिया जाता है तो उस देश को पूरे को डेडिकेटेड अवार्ड होता है, बेसिकली लीडर के नाम पर दिया जाता है, पर लेकिन डेडिकेटेड पूरी कंट्री को होता है। तो देश के लोगों को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की जाती है यहाँ पर, मतलब वो हमारे देश के लोगों के लिए अपना प्यार दिखाने की कोशिश करने का एक तरीका होता है ये, ओके।
अब इंडिया और यूएई के अगर रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए, तो अब जब आप लोग कोई आंसर लिखते हैं तो उसमें एक चीज ध्यान रखा कीजिए, आप लोग डायमेंशंस देखा कीजिए। यानी कि ऐसा नहीं कि बस एक ही डायमेंशन में आंसर लिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर किसके बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज और रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, डिफेंस के बारे में बात करें, कल्चर के बारे में बात करें, हेल्थ के बारे में बात करें, एजुकेशन के बारे में बात करें, स्किल के बारे में बात करें, फूड सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर 4 से 5 डायमेंशन आप लोग लिख दोगे ना, तो जो एग्जामिनर है उसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स आप लोगों को इस तरीके से तैयार होने चाहिए ताकि आप लोग जब भी आंसर लिखो तो आप लोग अच्छा आंसर यहां पर दे पाओ। ठीक है, आंसर राइटिंग ग्रुप से एक छोटी सी बात मुझे करनी है। कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये नया आंसर राइटिंग ग्रुप क्यों स्टार्ट किया था। इसके पीछे यार एक रीजन है, वो सबसे बड़ा रीजन तो यहाँ पर ये कि जो भी क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं आज की डेट में एप्लीकेशन के ऊपर, तो वो सारे के सारे टीचर जो हैं यहाँ पर आने वाले टाइम में आप लोगों को क्वेश्चन पोस्ट करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को एक पता चलेगा कि आंसर राइटिंग के बारे में अच्छा खासा आप लोगों को बेसिकली एक आइडिया लगता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आया करेगा उस क्वेश्चन का एक डेमो आंसर भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो डेमो आंसर आप लोगों को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए, वो ये थी कि कई बार कई सारे जो खासकर बच्चे जो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देते थे, तो उनके इनबॉक्स में जाकर कई सारे बच्चे उल्टी सीधी हरकतें करते थे। हालांकि वो ऐसे फैमिली मेंबर नहीं होंगे जो फालतू घटिया हरकत करेंगे। अब यहाँ पर जैसे पेमेंट सिस्टम रखा है एक छोटा सा, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि अगर कोई भी अब यहाँ पर कुछ ऐसी हरकतें करेगा, एक तो उसका सारा डेटा मेरे पास में होगा, उसको चाहो तो कल को चलकर साइबर पुलिस वालों को वहां पर उसका डेटा सौंपा जा सकता है। मैंने कहा इसको घर से उठा के ले जाओ, ये यहाँ पर लड़कियों के साथ में छेड़खानी कर रहे हैं। और सीरियस इंसान यहाँ पर पहुंचेगा, जो फालतू के जो हरकतें करने वाले लोग होते हैं ना, वो यहाँ से दूर रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये वन टाइम एक छोटा सा पेमेंट सिस्टम है। और ये ऐसा नहीं कि 1 साल के लिए आप लोगों का आंसर राइटिंग ग्रुप है, ये एक ऐसा आंसर राइटिंग ग्रुप है जो कि ऐसे ही चलता रहेगा। जब भी फ्यूचर में भी कभी भी यहाँ पर कोई भी चीजें चला करेंगी, तो यहाँ पर ये ऐसा है कि परमानेंट टाइप का आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक बार छोटी सी पेमेंट करवाने का इसमें रीजन ये है कि एक तो जो इंसान यहाँ पर बेसिकली काम करेंगे प्रॉपर बैठ के आप लोगों के लिए जो आंसर बना के पोस्ट करेंगे, एक तो उनकी सैलरी जाएगी, और दूसरा यहाँ पर एक तरीके से जो यहाँ पर ग्रुप में कोई हरकतें ना करे उनके ऊपर नजर रखी जाएगी। तो यहाँ पर एक अच्छा माहौल मिलेगा उनके लिए जो सीरियस इंसान है, तो वही ज्वाइन करना। और इसमें से एक बार निकाल के किसी को फेंक दिया, वो कभी भी इसमें फिर ज्वाइन नहीं कर पाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो भी आंसर आप लोगों को पोस्ट किया जाता है उसको पढ़ना, पर उसको टैप कर आंसर मत लिखना। जैसे यहाँ पर बताया जाता है इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बॉडी कैसे लिखनी है, कंक्लूजन कैसे करना है, तो ये सारी चीजें जो आप लोगों को बताई जाती है उससे अपना आंसर मैच करना। तो ये आप लोग एक तरीके से समझ पाओगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता था। कई सारे बोलते हैं ना सर डेमो आंसर नहीं मिलता है, तो यहाँ पर आप लोग एक प्रॉपर डेमो आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो इसमें जो पहले कई सारे बच्चे बोले थे कि सर यहाँ पर ये बेसिकली पहले इसका पर्पज ये था कि पेड के लिए ही रखा जाए, पर बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर इसको हमारे लिए भी ओपन कर दो, तो फिर यहाँ पर इसीलिए किया गया। पर यहाँ पर सीरियस कैंडिडेट ही यहाँ पर रहेंगे, ये बात है, क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन के थ्रू जाएंगे पूरा रजिस्ट्रेशन कर और उनका डेटा मेरे पास में रहेगा। तो ये आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और बहुत सारे बच्चे बहुत ही अच्छे से लगे हैं, वो अच्छा लगा मुझे देखकर। तो जो भी यहाँ पर अच्छे से एक दूसरे को रिव्यू भी कर रहे हैं, तो वो अच्छी लगी मुझे काफी चीज। ठीक है, और ये जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है इनको जरूर पढ़ना एक बार, ताकि आप लोग समझ पाओ कि ये कैसे चलेगा ग्रुप। ठीक है, आप लोग सारी चीजें अंडरस्टैंड भी कर पाओगे। ओके, तो ये कुछ बातें हो गई। अब यहाँ पर बात करते हैं पर्टिकुलर्स के बारे में। तो ये है बेसिकली इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इकोनॉमिक पार्टनरशिप में जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में। इसी के टाइम पे हम लोग जो बेसिकली ऑल फ्री जोन के बारे में बात करें, यहाँ पर जो बेसिकली आने वाले टाइम में इंडियन मार्ट जो है वो यूएई के अंदर में जा रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर एमिरेट्स ऑफ, बोला था ना मैंने, एमिरेट्स लगा देते हैं। ठीक है, तो एमिरेट्स ऑफ आबू धाबी में यहाँ पर इंडियन इन्वेस्टर जा रहे हैं काफी लार्ज स्केल पर। टेक्नोलॉजी के मामले में हम लोग काफी अच्छे हैं, तो हम लोग भी एक्सपेंड कर रहे हैं अपना टेक्नोलॉजी। ई पेमेंट सॉल्यूशन मैंने बताया अभी, और स्टार्टअप भी मिलकर कोलैबोरेट कर रहे हैं। एनर्जी के फील्ड में आप लोगों को पता है कि यहाँ पर सोलर एनर्जी का भंडार आप लोगों को देखने को मिल जाएगा आसानी से जब इस एरिया में आप लोग जाओगे। तो हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं और नई टेक्नोलॉजी के ऊपर कैसे रिन्यूएबल एनर्जी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज एक ऐसी प्रॉब्लम है जो दुनिया भर में आज के डेट में उसका सोल्यूशन निकालने के लिए हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनाया गया, उसमें मिलकर काम कर सकते हैं ताकि ग्रीन हाइड्रोजन हम लोग निकाल कर ला सकें। डिफेंस के फील्ड में मिलकर काम करते हैं कि कैसे टेररिज्म को हम लोग को और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकना है। इसी के साथ में इंडिया यूएई कल्चर काउंसिल आप लोगों को देखने को मिलती है। हाई जो हेल्थ के बारे में बात करें तो रिसर्च प्रोडक्शन और डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए। और एजुकेशन के मामले बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएई में एजुकेशन को अच्छे से इंप्रूव करेंगे। स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के तौर पर स्किल डेवलपमेंट के हम लोग फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं। फूड सिक्योरिटी के मामले में बात करें तो आबू धाबी रेतीला एरिया है बहुत ज्यादा है,
हमारे देश में से जो फूड, खासकर गेहूं, अनाज, चावल वगैरह वहां पर आसानी से भेजे जाते हैं, तो इसलिए वो हमारे ऊपर भी डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं कि हम ही उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। बायलैटरल रिलेशन में आप लोग डिफेंस को अगर इंक्लूड नहीं करेंगे तो आंसर अधूरा माना जाएगा। तो इसलिए डिफेंस एक्सरसाइज जिसमें बायलैटरल में हम लोग देखने को मिलता है यूएई, यहां पर BILAT, यानी कि बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज के बारे में बात करें। इसी के साथ में डेजर्ट ईगल, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। मल्टीलेटरल में पैच ब्लैक, रेड फ्लैग और एक्साइड डेजर्ट, तो ये अलग अलग है, जिसमें और भी कई सारे देश आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब ये कि अच्छे लेवल पर हमारी रिलेशन है और इनको और अच्छे लेवल पर ले जाने की कोशिश की जा रही है, ताकि आने वाले टाइम में चीजें और ज्यादा इंप्रूव होती नजर आए। किसी भी आंसर को अगर इस डायमेंशन में आप लोग लेकर चले जाओगे तो बहुत ही अच्छे से आप लोग वहां पर आंसर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछा है विच कंट्री आर द बायलैटरल डिफेंस एक्सरसाइज बिटवीन द इंडिया और यूएई, तो यहां पर आप लोग बोल सकते हैं कौन सी एक्सरसाइज है यहां पर। तो डेजर्ट ईगल हो गया, रेड फ्लैग हो गया, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग, ये 8 हो गया, या फिर ऑल ऑफ द अबोव। सही आंसर क्या हो गया अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो यही चीजें अभी आप लोग यहां पर एक्सप्लेन की है सारी। ठीक है, तो आंसर आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो किस किस के बीच में है, तो आंसर यहां पर हो गया। और ये है आंसर राइटिंग, ट्राई जरूर कीजिएगा। यहां पर अगर बात करें वेस्ट एशियन नेशन के लिए एक प्रॉपर मैन्युफैक्चर्ड आंसर आप लोग के पास में अगर रहेगा तो अच्छे से आप लोग उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट एक आंसर डेली लिखना है, मिनिमम एक आंसर। और कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, ट्राई करोगे तो लिखना भी सीख जाओगे। और अगर अच्छे लेवल पर एग्जाम अगर क्लियर करना चाहते हो तो इसको लाइफ का पार्ट बना लो कि कुछ ना कुछ लिखना जरूर है। जो आज पढ़ा है ना पूरे दिन बैठ के, भले ही वो लिखना पड़े पर लेकिन लिखना जरूर है। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई है यूए के बारे में, भले ही वो बैठ के एक बार लिख के देखनी पड़े, पर स्टार्ट जरूर करना है। ठीक है, स्टार्ट करोगे तो चीजें अच्छे से इंप्रूव होती हुई नजर आएंगी। फीडबैक जरूर देना, जैसा भी लगे आर्टिकल, अच्छा या बुरा बता दिया करो, लाइक या डिसलाइक करके, और कमेंट बॉक्स में बता दिया करो अगर कोई डाउट हो, या फिर क्या पॉइंट अच्छा लगा और क्या डाउट रह गया वो पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, कोई भी देश अगर आगे बढ़ता है तो उसके पीछे मेन रीजन क्या होता है। अगर 2 मेन रीजन मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोग क्या बोलोगे। आप लोग 3 भी बता सकते हैं, पर लेकिन एटलीस्ट एक तो जरूर बताना। ठीक है, सबसे पहला जो मेन रीजन है अगर मुझे लगता है वो है बेसिकली एजुकेशन सिस्टम उस देश का। दूसरा, उस देश के अंदर में लोगों को स्किल प्रोवाइड कराना। और तीसरा जो है उस देश के अंदर में रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर में काम करना, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बढ़ना। तो ये 3 चीजें ऐसी हैं जिस देश के पास में अगर ये चीजें होंगी ढंग से, वो देश जो है आप लोगों को किसी न किसी अच्छी पोजीशन पर देखने को मिलेगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है लास्ट वाले मुद्दे के ऊपर में, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे। पीआईबी के द्वारा पब्लिश किया गया ये आर्टिकल नीति आयोग के एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स के बारे में बात करता है, एक पर्टिकुलर असेसमेंट के बारे में बात करता है, फिर बोल सकते हो एक पर्टिकुलर एक इंडेक्स के बारे में यहां पर बात करता है। ठीक है, तो क्या है ये, इसको समझते हैं हम लोग। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे तो याद रखना, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव जब रहते हैं और गवर्नमेंट के एग्जाम की आप लोग तैयारी करते हो तो उससे क्वेश्चन बनने के चांसेस डायरेक्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नीति आयोग ने क्या रिलीज किया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। भैया पूछ लेंगे कि यहाँ पर टेक्नो कमर्शियल रेडीनेस और मार्केट मैच्योरिटी मैट्रिक्स, जिसको TCRM मैट्रिक्स बोला गया है, ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया है और उसका बेसिक पर्पज क्या है। तो ये बड़ा ही प्यारा सा एक क्वेश्चन वनडे टाइप के एग्जाम में चिपक कर सामने आप लोग के आ जाएगा। तो याद रखना, यहाँ पर ये टेक्नो कमर्शियल रेडीनेस और मार्केट मैच्योरिटी जो मैट्रिक्स है, ये यहाँ पर प्रमोट करता है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। तो इसके ऊपर सबसे पहला तो स्टार लगा लेना आप लोग, अगर डायरेक्ट आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे इसके बारे में। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो बात की जा रही है इनोवेशन के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में। हमारे देश के अंदर में आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग ज्यादातर इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। इसके पीछे अगर कोई आप लोगों से क्वेश्चन पूछे, हम लोग आजादी से अब तक इसके ऊपर फोकस क्यों नहीं कर पाए। हम दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री हैं आज की डेट में। हमारे देश के अंदर में काफी लार्ज स्केल पर पुअर्टी देखने को मिलेगी, एजुकेशन लेवल जो है वो काफी लो देखने को मिलेगा। हमारे देश के अंदर में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे रिलीजन, कास्ट और इन चीजों को लेकर हम लोग काफी लार्ज स्केल पर आपस में लड़ते हुए भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोग को पीछे खींचती है, और यही चीजें हम लोग आज तक मिटाते मिटाते जो है हम लोग कभी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग लोगों को खाना दे दें, उनको एजुकेशन दे दें, उनके बदन पर कपड़ा आ जाए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, तो उसी को हम लोग संभालने में बेसिकली बिजी रहे। पर लेकिन आज की डेट में पैटर्न जो है वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम लोग कहीं ना कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी फोकस कर रहे हैं, तो उसको और ज्यादा सपोर्ट करने के लिए नीति आयोग यहाँ पर काफी अच्छे लेवल पर काम करता है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये एक तरीका इंडेक्स आप लोग बोल सकते हैं।
ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है यहाँ पर ये असेसमेंट कर रहा है कि क्या क्या टूल हैं जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड को शानदार तरीके से आगे लेकर चल सकते हैं, कैसे चीज़ों को यहाँ पर और अच्छे लेवल पर हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे यहाँ पर और शानदार तरीके से हमारे देश के अंदर में नए एंटरप्रेन्योर आ सकते हैं। यानी कि जितने ज़्यादा बिजनेसमैन देश के अंदर में आएंगे उतना ही ज़्यादा देश जो है वो रिवोल्यूशनराइज फील्ड में आगे बढ़ेगा, रिवोल्यूशन आएगा देश के अंदर में। क्यों? क्योंकि जॉब लेने वाला अब जॉब देने वाला बन चुका है। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है कि जो इंसान जॉब के पीछे भाग रहा था कुछ दिनों पहले तक, आज के दिन में वो कई कई लोगों को जॉब दे रहा है। तो ये देश के भविष्य के लिए काफी अच्छी चीज आप लोग बोल सकते हो। अगर बात करें ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो गोल है कैसे हम लोग चीजों को, टेक्नोलॉजी को रिवोल्यूशन के फील्ड में लेकर आ सकते हैं, एक तरीके से रिवोल्यूशन के वे में लेकर चल सकते हैं, और कैसे हम लोग बिजनेसमैन को भी और बिजनेस जो है जिस फील्ड में उसको रिवोल्यूशनराइज कर सकते हैं। तो इसी के चलते हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल असेसमेंट फ्रेमवर्क के चलते बात की जा रही है कि टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल, इसी के साथ में कमर्शियलाइज रेडीनेस लेवल और यहां पर मार्केट रेडीनेस लेवल, ये अलग अलग लेवल पर चीजों को चेक करने की बात की जा रही है। टेक्नोलॉजी जो रेडीनेस लेवल है इसको बोला गया कि फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराया गया कैसे हम लोग यहां पर एक तरीके से रेडीनेस एंड द कम्युनिकेशन को मोर इफेक्टिवली लेकर चल सकते हैं, कैसे हम लोग मार्केट में और अच्छे लेवल पर हम लोग इंडिकेटर जो है इन्फ्लुएंस करेगा, कैसे कमर्शियल लेवल पर और मार्केट की कंडीशन को बेसिकली उससे बियॉन्ड टेक्नोलॉजी की हम लोग मेच्योरिटी को देख सकते हैं। और यहाँ पर मार्केट रेडीनेस के बारे में बात करें, कैसे इवेल्युएट करते हैं, यहाँ पर जो भी आउटपुट निकल कर आ रहा है प्रोजेक्ट का उसके बेस पर यहाँ पर काम करेंगे। देखिए आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं उसका पता तब चलेगा जब आप लोग का अच्छा रिजल्ट आएगा, वरना कितना भी सर खफा लेना, कितना भी अपना जो है टाइम लगा लेना, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है तो आप लोगों को तो बाहर वालों तो छोड़ दो, घर वाले भी ये बोलेंगे टाइम पास कर रहा है, बाहर पड़ा पड़ा है, ठीक है, या फिर पड़ी पड़ी। तो आप लोग ये बात ध्यान रखना, तो रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें जब तक लेकर नहीं चलोगी तब तक अच्छी चीजें देखने को नहीं मिलेगी। तो ये प्रोग्राम भी कहीं ना कहीं रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने की बात की जा रही है। और इसमें ऐसा नहीं कि पहली बार काम किया जा रहा है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में आप लोग देखोगे तो एनुअल रैंकिंग निकल कर आती है कि कोई देश कितने अच्छे से काम कर रहा है। तो ये यहाँ पर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और INSCD के द्वारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के साथ मिलकर काम किया जाता है। तो इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों डेटा को देखा जाता है। इसमें इंटरनेशनल जो यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये भी कई सारे सोर्सेज इंक्लूड करके इंडेक्स तैयार किया था 2017 से, और तब जाकर ये निकल कर आता है। तो यहाँ पर ये बेसिकली इसी के साथ में यहाँ पर जो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा INSCD और वर्ल्ड बैंक, ये वर्ल्ड बिजनेस एक मैगजीन है यहाँ पर ब्रिटिश, तो मिलकर काम करते हैं यहाँ पर, जिससे ग्लोबल इनोवेशन लेवल पर एक इंडेक्स निकल कर आता है। और इसको यूज किया जाता है कई सारी कंपनीज के द्वारा और गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा भी कि कैसे यहाँ पर इसको चेक करना है कि किस तरीके का इनोवेशन अभी देश के अंदर में देखने को मिल रहा है। देखो जब पता चलता है कि ये फील्ड आगे बढ़ रहा है, अभी सरकार को पता चला कि इनोवेशन हो रहा है ये इन इंडेक्स के थ्रू, तो सरकार क्या करेगी और अच्छे लेवल पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देगी। और किसी भी देश को अगर आगे बढ़ाना है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो सरकार से ही आएगा। अगर सरकार इन्वेस्टमेंट लेकर नहीं आएगी तो फिर यहां पर चीजें अच्छे से नहीं चलेगी। आप लोग खुद देखो, जैसे आंसर राइटिंग ग्रुप के बारे में मैंने बात की, जब वहां पर एक डेमो आंसर पोस्ट किया जाता है आप लोगों के लिए, तो खासकर जो पहली बार पढ़ रहा है, जिसने आज तक कुछ लिखा ही नहीं आंसर, एटलीस्ट वो पढ़ के कुछ लिखने की तो कोशिश करेगा। तो ये क्या हो गया, ये स्टार्टिंग हो गई कि हाँ अब ये इंसान जो है वो आंसर लिखना स्टार्ट कर देगा। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो इससे क्या रहेगा, जैसे कोई अभी बिजनेस करना चाहता है, अब सरकार ने उस फील्ड में अपना सपोर्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया, तो सामने वाला भी यहाँ पर सामने निकल कर आए कि हाँ यार मुझे भी अब काम करना है। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये काफी अच्छा तरीका है इनोवेशन को आगे लेकर चलने का, ठीक है। अब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आप लोगों को अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप लोगों को करना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये भी रहता है कि कोई नए फील्ड में आप लोग रिजल्ट लेकर आओ, ना कि पुराने फील्ड को आप लोग जैसे लेकर चल रहे हो बस उसी को फिर से नहीं, एक तरीके से उसी में लगे रहो, अपना कुछ नया लेकर ही नहीं आ रहे हो, तो ये काफी बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, इस फील्ड में काम करती है। वो एनकरेज करती है कि नया नया आइडिया लेकर आओ ना, क्यों पुराने घिसे पिटे चीजों के पीछे यार तुम भाग रहे हो, उससे दूर हटो। तो इसमें यहाँ पर करेंटली 26 इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और वर्ल्ड जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे तक सेलिब्रेट करते हैं 26 अप्रैल को, ताकि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस फैला जाए। पता चला इधर उधर से कॉपी मारकर अपने अपने बता रहे कि हमारा इनोवेशन हो गया। अभी यहाँ पर एक कंट्री है शायद, आई थिंक जर्मनी है, कौन सी मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उन्हें हमारे गांव में आप लोगों ने देखा होगा पत्तलों पर जो बेसिकली जो पेड़ पौधों की जो पत्तले बनाई जाती थी उनके ऊपर बैठाकर हम लोग खाना खाते थे या खिलाते थे, ठीक है। अब तो हम लोग मॉडर्नाइज हो गए, प्लास्टिक का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला हमने नया आविष्कार किया, पत्तलों से हम लोगों ने बना दिया। हमने कहा भंडारे हमारे यहाँ ना अब तक इसी पे खाना खिलाया करते थे, ठीक है, जिसको तुम आविष्कार बोल रहे हो। एक बता रहा है हल्दी, एक नई चीज हम लोगों ने खोज ली है जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। मैंने कहा भाग जाओ यहाँ से हमारे देश की हल्दी को कह रहे कि नई मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाली चीज खोज ली हम लोगों ने।
तो ये हरकतें हैं, तो हम लोग अगर काम नहीं करेंगे तो भाई साहब ऐसे ऐसे बने, अगर घोड़े रेस में नहीं दौड़ेंगे तो गधे आगे निकल जाएंगे ना, आप लोग ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें हमेशा आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो घोड़ों को भी रेस में दौड़ना ही पड़ेगा अगर चाहते हैं गधे जो है वो आगे ना निकले, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में 193 स्टेट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इनका फोकस ये रहता है कि कैसे जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रूल है, पॉलिसीज है, उनको इंप्लीमेंट किया जाए, डिफरेंट कंट्री में जो भी दिक्कतें हैं उनको रिजोल्व किया जाए, ट्रांस बाउंड्री इशू को भी यहाँ पर रिजोल्व किया जाए। जैसे नहीं अभी मैंने बोला हल्दी में वो बोल रहे हैं हमने कर लिया, हम कह रहे भाई साहब मान जाओ यार, ये ऐसी ऐसी चीजें मत करो। तो यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की जाती है, चीजों को अच्छे से लेकर अगर चला जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कल को चलकर आप लोग कोई ट्रेडमार्क भी लेने जाते हैं तो उसको भी 6 महीने के लिए रखा जाता है, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर चेक किया जा सके कि हाँ ये ट्रेडमार्क में कोई और ने ट्रेडमार्क तो नहीं ले रखा है। तो यहाँ तक आप लोग चीजें समझ सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे लेवल पर चीजें की जाती हैं ताकि एक बैलेंस बनाकर चला जा सके, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक है पर लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेढ़ा है पर मेरा है तो वही वाला क्वेश्चन की बात है। अब बात करें टेक्निक को, जो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर टेक्नो कमर्शियल रेडीनेस एंड मार्केट मैच्योरिटी जो मैट्रिक्स है, इसके बारे में क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। बोला जा रहा है कि ये असेसमेंट करता है, टूल डिजाइन करता है, रेवोल्यूशनाइज और एक तरीके से फोस्टर करता है इनोवेशन और फ्यूल एंटरप्रेन्योरशिप, एक तरीके से मतलब उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है अच्छे लेवल पर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है कि कैसे चीजों को रिवोल्यूशनराइज करना है, तो ये बातें बोली गई हैं इस पर्टिकुलर एरिया को ढंग से। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ओनली वन, ओनली टू, बोथ, या फिर नन सही आंसर क्या है ये आप लोग को बताना है। और कौन कौन क्विज अटेम्प्ट करता है एप्लीकेशन के ऊपर जाकर, आप लोग जो भी पढ़ते हो अगर उसको क्विज भी आप लोग अगर करना स्टार्ट कर दोगे और फिर वीकेंड में अगर टेस्ट देना स्टार्ट करोगे उससे रिलेटेड, ये आप लोग को एक अच्छे लेवल पर पढ़ाई करता तो नजर आएगा, ठीक है। आंसर क्या है? आंसर सी है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट इक्को दम करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं WIPO के बारे में। इसके बारे में 2 स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने। कौन सी करेक्ट है इसको पढ़ लो, अभी यही सारी बातें पढ़ाई हैं, ठीक है। आंसर बता दो उस वीडियो को पॉज करके, बताओ क्या है आंसर, क्या हो गया? हाँ बिल्कुल सही, ए आंसर हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसलिए क्योंकि मैंने पहले भी आप लोग करा रखे हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में बात करें तो ये भी पढ़ाया मैंने, पूरा इंडेक्स बताइए। वीडियो को पॉज करके आंसर दे दो और फिर आंसर देख लेना। आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर बी हो गया, ठीक है। इसमें टाइम वेस्ट करने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं फिर से बताऊंगा, फिर से टाइम वेस्ट करूंगा। अभी आप लोगों को पढ़ाया तो आंसर बता दिया आप लोगों को, एक बार खुद से ट्राई करके देख लिया करो यार, चीजें थोड़ा सा लंबे समय तक याद रख पाओगे। और फिर एक बार एप्लीकेशन पर जाकर एक बार क्विज प्रैक्टिस कर लो और फिर तो बल्ले ही बल्ले, ठीक है। तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये इंडेक्स कौन है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और रीजन क्या है यहाँ पर, तो एक बहुत सी बेसिक चीजें हैं। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में भी आप लोगों को बता दिया, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होगी और क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। टॉपिक को क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ में कवर करोगे तो ही एग्जाम में याद रख पाओगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो याद जरूर रखना इस चीज को। दोस्तों एजुकेशन एक ऐसा टूल है इस दुनिया में जो कि कहीं पर भी रिवॉल्यूशन लेकर आ सकता है, अगर सही तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जाए से, यानी कि सही तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। हमारे देश के अंदर में एक नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई गई जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बोला गया। और ये तीसरी बार ऐसा एफर्ट था, यानी कि इससे पहले 2 बार हम लोग ट्राई कर चुके थे अपनी एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के। पहला जो किया गया था वो किस साल में किया गया था, ये आप लोगों को मैंने पहले बताया था, ये किया गया था 1968 में। दूसरे नंबर जब ट्राई किया हम लोगों ने, ये ट्राई किया 1986 में। और तीसरे नंबर का जो निकल कर आया ये आया 2020 में। पर इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, आखिर पहले जो 2 पॉलिसी आई उससे भी हम लोग एजुकेशन सिस्टम को ढंग से इम्प्रूव आखिर क्यों नहीं कर पाए। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो माइंड में यही आना चाहिए कि इतना कुछ होते हुए भी हम लोग आखिर क्यों चीज़ों को अब तक इम्प्रूव नहीं कर पाए। तो उसी के बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पर बातें करूंगा, जिससे आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एजुकेशन जो है वो किस लिस्ट के अंदर में आती है। हमारे संविधान के जब 7वें शेड्यूल में आप लोग जाते हैं तो 3 लिस्ट आप लोगों को देखने को मिलती हैं। पहली लिस्ट को हम लोग यूनियन लिस्ट के नाम से जानते हैं, दूसरी लिस्ट को हम लोग स्टेट लिस्ट के नाम से जानते हैं और तीसरी लिस्ट को कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सूची के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों से मैं शेयर करूं तो ये पहले एजुकेशन जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर में आया करता था, पर लेकिन हमारे देश में जो सरकार है उसको लगा कि यार स्टेट जो है एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। तो ये 1976 में, यानी कि जब देश के अंदर में इमरजेंसी लगी हुई थी, उस टाइम पर बहुत सारे संविधान के अंदर में संशोधन किए गए। और इसके अंदर में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक ऐसा संविधान संशोधन है जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि इसने इतने सारे चेंजेस कर दिए कि किसी देश का छोटा सा संविधान बन जाए इतने सारे चेंजेस से, ठीक है। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारे जो चेंजेस किए गए थे, कई सारे लोग इसको नेगेटिव तरीके से देखते हैं। रीज़न
1975 से लेके 77 तक का देश में आपातकाल की स्थिति थी, तो उस टाइम पर ये चेंज किए गए। पर लेकिन कुछ चेंज अच्छे थे, जैसे फंडामेंटल ड्यूटी जो है उसी टाइम पर ऐड की गई। कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे ऐड की गई ये आप लोगों को बताना है। अभी यहाँ पर मुद्दा यह है कि इस ड्यूरेशन में 42nd अमेंडमेंट लिया गया और इसी ने यहाँ पर एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से निकालकर कॉन्करेंट लिस्ट में यानी कि समवर्ती सूची में डाल दिया। एजुकेशन पॉलिसी जब यहाँ पर आ रही है, अभी यहाँ पर ये तीसरे नंबर की एजुकेशन पॉलिसी आई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट किस बेसिस पर यहाँ पर लेकर आ पा रही है। तो इससे पहले तो ये हुआ करता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाकर छोड़ दी, भाई साहब देख लो जिसको करनी है एजुकेशन पॉलिसी अपनी सही वो कर लो। पर लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर है, क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो अभी स्टेट से पूछने की जरूरत नहीं है उसे कि हाँ भाई साहब करना है कि नहीं करना है। ठीक है, पहले कई स्टेट बोलेंगे तब जाकर ये काम करेंगे। तो अब यहाँ पर ज्यादा इफेक्टिव तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। पर किसी भी देश का एजुकेशन सिस्टम अगर आप लोगों को इंप्रूव करना है तो उसको कल्चर के साथ में कनेक्ट कर कर लेकर चलना पड़ेगा, यानी कि लोगों को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर काम किया जा रहा है सेंटर फॉर कल्चर रिसोर्स एंड ट्रेनिंग के द्वारा। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है और पूरा फोकस देने की बात कर रहे हैं ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। और ये न्यूज जो है PIB के द्वारा शानदार तरीके से कवर की गई। ठीक है, इसी के बारे में बात करें तो रिसेंटली जो मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात की जा रही है, तो राज्यसभा में इसको पॉइंट आउट किया गया कि किस तरीके से हम लोग कल्चर को अपने देश के अंदर में प्रमोट कर सकते हैं। और देखो सबसे बड़ी बात यह है, अगर आज की डेट में आप लोग कहीं घूमना चाहते हो, नॉर्थ ईस्ट वाला यार ऐसा रीजन है, वो आप लोग एक बार घूम के आओगे ना तो जिंदगी भर याद रखोगे। तो कोशिश करो कि जिंदगी में कम से कम एटलीस्ट एक तरीके से जब स्टार्ट करो घूमने की तो नॉर्थ ईस्ट में एक बार जरूर जाना। ठीक है, मेरा बहुत मन है, मैं जाऊंगा तो आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूंगा पिक्चर वहां से आके। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर इंस्टाग्राम काफी दिनों से सूखा पड़ा है, क्या बात आ गई? रुक जाओ, बाढ़ आएगी कुछ दिनों बाद। वो बहुत जगह बाढ़ आ रही है, मैंने सोचा मैं सूखा रहने दो। ऐसी ऐसी बातें निकाल के लेकर आते हैं ना, कई सारे तो फोटो देख देख के वो बताते हैं सर ऐसे नहीं ऐसे खिंचवाया करो फोटो। ठीक है, ट्रेनिंग देना स्टार्ट करो, जो जो अच्छी फोटो खींचता है बताना जरूर। ठीक है, अगली बार जब मैं आपसे मिलूंगा तो आप ही फोटो खींच के दे देना कि सर ये डाल लेना जाके। बड़ा मजा आता है यार जब ना पढ़ते हुए काम करते हुए कुछ भी ऐसे कर रहा होता ना, फिर थोड़ा सा लगने लगता है कि यहाँ काफ़ी टाइम हो गया, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो मूड, तो उठा के आप लोग कमेंट पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आप लोग मैसेज पढ़ना स्टार्ट कर दिए। 10-15 मिनट में ऐसा लगने लगता है कि वाह वाह जिंदगी जीने मजा आ रहा है भाई साहब पूरा। ठीक है, ऐसी ऐसी बातें शेयर करते हैं आप लोग कई बार। चलिए इसी तरीके से शेयर करते रहिए, अच्छा लगता है, ज़िंदगी में कुछ नया सीखने को मिलता है मुझे भी आप लोगों से काफ़ी कुछ। मैं कुछ सिखा पाता हूँ या ना सिखा पाता हूँ आप लोगों को, पर आप लोग बहुत कुछ सिखाते हो मुझे। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें स्टेप टेकन फॉर द जो एम्पावरमेंट ऑफ द ट्राइब्स, देखो जब हम लोग बात करते हैं, देखो आज के मैं एजुकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, उन बच्चों के बारे में, उन लोगों के बारे में जो नॉर्मल हम लोग सोसाइटी में रहते हैं। पर लेकिन सोचो ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में, उनको कैसे लेकर चलना है, तो उनके पास में बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो कि आज के दिन में हम लोग फॉलो नहीं करते हैं और वो अपनी कल्चर को सहेजे हुए हैं, तो उसको कैसे साथ में लेकर चलना है। तो बहुत सारे स्टेप लिए गए यहाँ पर, जैसे जोनल कल्चर सेंटर बनाए गए यहाँ पर, इन चीज़ों को अच्छे लेवल पर चलने के लिए रीजनल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना, प्रमोट करना ट्राइबल लैंग्वेज। आज के दिन में हम लोग अगर अपने गांव से निकल कर चले जाएं, अपनी लैंग्वेज तक बोलने में हम लोग को शर्म आती है। ठीक है, और फिर वही बात बोलूंगा, जिसने करी शर्म उसके फुट्टे गरम। अगर कोई इंसान मिल जाए आप लोग को अपने एरिया का, उससे अपनी ही लैंग्वेज में बात करो। अपनी लैंग्वेज में बात करने में जो मजा है ना, किसी और में नहीं देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो अगर कहीं ऑफिस में हो जहाँ प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है, जहाँ इंग्लिश बोलनी है वहाँ इंग्लिश बोलो, जहाँ हिंदी बोलने हिंदी बोलो, जहाँ लोकल बोलनी है वहाँ लोकल बोलो। तो अपनी चीज़ों को भूलो मत यहाँ पर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना हमेशा। इसी के साथ में ट्राइबल रिसर्च इन्फॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन इवेंट के बारे में बात की जाती है, तो ये प्रमोट करती है ट्राइबल कल्चर, क्या क्या आर्टिफैक्ट्स हैं, क्या क्या कस्टम्स हैं, उनके क्या क्या रूल और रेगुलेशन फॉलो करते हैं, वो सारी बातें। एकलव्य स्कूल मॉडल के ऊपर तो क्वेश्चन तक पूछा गया आप लोगों से, ये एक ऐसा एजुकेशनल रेजिडेंशियल एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पर बच्चों को हॉस्टल के अंदर में रखा जाता है, खासकर ट्राइबल कम्युनिटी के, और उनको एजुकेशन और सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाती है। उससे रिलेटेड म्यूजियम के बारे में बात की जा रही है। आदिवासी ग्रांट मैनेजमेंट, ये सिस्टम के बारे में बात कर सकते हैं, आदि ग्राम जिसका नाम रखा गया। इसमें फिजिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाती है ग्रांट के तौर पर। और ग्रांट क्या होता है? ग्रांट वो होता है जिसको रिटर्न नहीं लिया जाता, ये याद रखना। ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस के बारे में बात की जाती है। तो 2021 में यहाँ पर बेसिकली ये डिसाइड किया गया सेलिब्रेट करने के लिए 5 नवंबर को
एवरी ईयर, ये याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर स्टार लगाना है ना, 10-12 जितने लगा सको। जनजातीय गौरव दिवस किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? 15 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। 15 ही नवंबर को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इसी दिन जो है बिरसा मुंडा जी की बर्थ एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर, इनको भगवान बिरसा मुंडा के नाम से भी जाना जाता है, तो इनका नाम आप लोग याद रखना। क्वेश्चन बन जाए तो फिर बोलना मत। एक बच्चा कह रहा है कि सर एग्जाम में बैठे बैठे आपकी आवाज़ कान में गूंज रही थी मैं कान में आके नहीं चिल्ला रहा था, ठीक है, मैं वैसे ही चिल्ला रहा था, पर हाँ इतनी बार चिल्ला देता हूँ कि याद रख लिया करो यार इन चीज़ों को, ठीक है। अभी जो आगे मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा वो ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में बहुत ही बेसिक सी इन्फॉर्मेशन और पूरी ट्राइबल कम्युनिटी की इन्फॉर्मेशन आप लोगों से डिस्कस करूंगा। जिसने सुन रखा है उसका रिविजन भी हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे रेगुलरली क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं, ठीक है। तो ध्यान से एक एक पॉइंट डिस्कस करते हुए चलेंगे, कोई भी डाउट, कोई भी समस्या, कोई परेशानी बताना, उसको दूर किया जाएगा, ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में, हिंदी में हम लोग बोलते हैं आदिवासी। तो आदिवासी लोग वो होते हैं जो कि अपनी खुद की कल्चर, इकोनॉमी, रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो करना पसंद करते हैं। उनको इससे ज़्यादा मतलब नहीं है कि हमारा देश आज़ाद हो चुका है, हमने संविधान बना लिया है, हम लोग मंगल पर अपना मिशन भेजने वाले हैं। उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, अपने खुद के इश्यूज हैं, उनके अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे ट्राइबल कम्युनिटी के लोग भी हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा जारवाहा ट्राइबल कम्युनिटी, सेंटिनलीज जो कि अंडमान निकोबार वाले एरिया में पाई जाती है। वहाँ पर तो जो लोग हैं उनको अब तक एक तरीके से जो पुराने टाइम पर होते थे ना, जैसे खेती करना नहीं जानते थे, बस जंगल पे जो पेड़ पौधों पे से फल फ्रूट्स मिले वो खा लिए, और उसी के साथ में ऐसा थे एक तरीके से मछली वगैरह पकड़ ली थोड़ी बहुत, और अपना एक तरीके से शिकार विकार कर जिंदा रह लिए। तो वो वाली जिंदगी वो आज भी इंजॉय कर रहे हैं। तो जब हमारे संविधान निर्माताओं से पूछा गया कि यार जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनको कैसे लेकर चलना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसमें भी कई सारी बातें यहाँ पर की गई। हालांकि स्टार्टिंग में अगर आप लोग बात करें, हम लोगों ने एक ही प्रोविजन रखा है यहाँ पर लेकिन आगे चलकर हम लोगों ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है हम लोगों ने इसको अलग अलग कर दिया, क्योंकि शेड्यूल कास्ट जो है वो यहाँ पर उसकी अलग एक लेवल है सोसाइटी के अंदर में, शेड्यूल ट्राइब जो है वो बिल्कुल एक अलग लेवल है। तो दोनों को साथ में लेकर चलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो आगे चलकर यहाँ पर इनको अलग कर दिया गया, पर लेकिन स्टार्टिंग में एक ही जगह यहाँ पर रखा गया था। कल्चर एक डिफरेंट है यहाँ पर, तो उसके चलते ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं को पता था, इसीलिए संविधान में रिलेटेड आर्टिकल देखने को मिलेगा। जैसे आर्टिकल 366 वो डिफाइन करता है कि ट्राइबल कम्युनिटी है, ठीक है, एक तरीके से ऐसे ग्रुप हमारे देश के अंदर में है। आर्टिकल 342 जो है वो शेड्यूल ट्राइब के बारे में पर्टिकुलरली बात करता है कि हाँ भाई साहब आने वाले टाइम में अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर इनके लिए अलग से आप लोग प्रोविजन कर सकते हो। तो पूछ ले कोई आप लोगों से कि हमारी कंट्री में आर्टिकल जो 342 है यानी कि 342 जो है वो स्पेसिफिकेशन जो बातें करता है ट्राइबल या फिर ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में, ठीक है। तो एक तरीके से संविधान के अंदर शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड आप लोगों को चीजें देखने को मिल जाती हैं कि किस राज्य में या फिर किस यूटी में जो ट्राइबल कम्युनिटी देखने को मिलती है, तो उससे रिलेटेड जो पावर है कि आप लोग इनसे रिलेटेड प्रोविजन बना सकते हैं। अगर सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं, आप लोग थोड़ा सा सुन के यहाँ पर एक तरीके से हैरान भी होंगे और थोड़ा सा आप लोगों का इंटरेस्ट भी यहाँ पर जनरेट होगा। अकॉर्डिंग टू द सेंसस यानी कि जो जनगणना है 2011 की, उसके हिसाब से अगर बात करूं, कोई आप लोगों से पूछ ले कि हमारे देश में टोटल ट्राइबल कम्युनिटी कितनी है, तो टोटल जो पॉपुलेशन हमारे देश में है उसमें से लगभग 8.5% जो है आप लोग बोल सकते हैं वो ट्राइबल कम्युनिटी है। ये जनगणना 2011 की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से, तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन बन सकता है। 97% जो है आज के डेट में वो गांव वाले एरिया में रहते हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। कुछ पोर्शन ऐसे जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा 10.03%, ये अर्बन एरिया में भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे नहीं जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि यार हाँ जैसे कि मेरा बोलो तो मैं शहरी भी हूँ और मैं गांव का भी हूँ, यानी कि मैं दोनों जगह जाकर रहता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे कॉमन भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। आज भी मेरा गांव है, वहाँ पे घर है, मम्मी पापा रहते हैं वहाँ पर, क्योंकि मुझे इंटरनेट की अवेलेबिलिटी चाहिए होती है, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, और थोड़ा अपना भी जो चीज़ें चलती हैं बाहर, तो इसलिए मुझे बाहर रहना पड़ता है एक तरीके से। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अगर बात करूं अगर डेकेडल मतलब एक दशक के अंदर में, दशक मतलब 10 सालों के अंदर में जो ग्रोथ आया है ट्राइबल पॉपुलेशन के मामले में 2001 से लेके 2011 तक का, तो ये 23.66% आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि ट्राइबल जो आदिवासी कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा बढ़ी है एज कंपेयर टू अगर हम लोग अपनी जो अब पॉपुलेशन के बारे में बात करें। हमारी पॉपुलेशन लगभग 17% के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा ग्रोथ हुआ है, जबकि ट्राइबल कम्युनिटी की जो है वो 23% का ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि एक तरीके से उनकी कम्युनिटी में ज्यादा ग्रोथ हुई है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं।
अब बात करते हैं सेक्स रेशो के बारे में। सेक्स रेशो के बारे में मतलब अगर बात करते हैं सेक्स रेशो, तो इसको डिफाइन करने का एक पैमाना हम लोगों ने मान रखा है। पैमाना मतलब क्या है, यानी कि अगर हम लोग सेक्स रेशो देखेंगे कि 1000 लड़के हैं, उन पे कितनी लड़कियां हैं, यानी कि अगर हम लोग शादी कराने आ जाएं एक लड़के का एक लड़की के साथ में, तो क्या यहाँ पर सब लड़कों की सब लड़कियों के साथ में शादी हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं सेक्स रेशो। तो ओवरऑल पॉपुलेशन जो है यहाँ पर वो 940 देखने को मिलेगा फीमेल। अगर बात करते हैं मेल के हिसाब से, शेड्यूल ट्राइब के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर 990 के करीब यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी कि शेड्यूल ट्राइब की जो यहाँ पर पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो है वो ज़्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू हम जैसे पढ़े लिखे लोगों के कंपेयर में। यानी कि वो भ्रूण हत्याएं जैसी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी, लड़कियों को गर्भ में मारने वाली चीज़ें वहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। तो उनको अगर कोई बच्चा हो गया तो फिर वो सही है, ठीक है। RR मूवी देखी आप लोगों ने, बड़ी ही शानदार मूवी है। आप लोगों ने देखा होगा अपने एक बच्चे के लिए, एक लड़की के लिए यहाँ पर वो कितना बड़ा तांडव क्रिएट कर देते हैं। वो वाला सीन तो बड़ा ही खतरनाक है, जो जाकर नहीं पूरे जंगल के शेर और वो भालू वगैरह पकड़ के पूरा उसमें छोड़ देता है उसके अंग्रेजों के महल में ले जाकर, वो वाला बड़ा खतरनाक सीन लगता है। तो आप लोग उससे समझ सकते हैं कि एक तरीके से वहां पर कितने अच्छे से एक आप लोग एक यूनिटी बोल सकते हैं। और इसी के साथ में वहां पर मेल और फीमेल वाला जो एक डिवाइड होता है वो भी काफी कम आप लोगों को देखने को मिलता है। तो बच्चे को बच्चे की तरीके से वहां पर वो ट्रीट करते हैं, ये आप लोग बोल सकते हैं। ये बड़ा ही प्यारा सा पॉइंट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी आप लोगों से मैं पूछ लूं कि हमारे देश में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा कौन से राज्य के अंदर पाई जाती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कम से कम 5 सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन वाले राज्य कौन से हैं। तो पहले नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर आता है उड़ीसा, चौथे नंबर पर आता है राजस्थान और पांचवें नंबर पर आता है गुजरात। मतलब जब मैं पहली बार पढ़ा था कि ऐसा ऐसा कुछ है तो मुझे यकीन हुआ, मैंने कहा महाराष्ट्र में ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती है और गुजरात के अंदर में भी। यानी ऐसा लगता है सुनने में कि काफ़ी डेवलप राज्य हैं और एक तरीके से काफ़ी एक नहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में हम लोग बात करते हैं और गुजरात के डेवलपमेंट मॉडल के बारे में बात करते हैं। पर लेकिन यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि टॉप 5 राज्यों में इनके नाम आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। बाकी झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका ये आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे जब हम लोग बात करते हैं कि 10 टॉप राज्य जहां पर ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती है। पहले वाली स्लाइड में मैंने बात की कौन से राज्य में पॉपुलेशन ट्राइबल पाई जाती है सबसे ज्यादा, ये बात की। पर लेकिन अगर बात करें एरिया में, मान लीजिए एक एरिया यहाँ पर है, ये है एरिया, ठीक है। ये एरिया मान लीजिए 10 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ठीक है। ये यहाँ पर 10 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हो गया, तो मान लीजिए इसमें जो है 5 आदमी पाए जाते हैं इतने बड़े एरिया में। पर लेकिन एक एरिया हो गया यहाँ पर 1 स्क्वायर किलोमीटर का, उसमें अकेले में ही 100 आदमी पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया यहाँ पर, यानी कि कम एरिया में ज्यादा लोग पाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ऐसे कौन से राज्य है जहां पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि कम एरिया में ज्यादा लोगों का रहना शेड्यूल ट्राइब का, तो सबसे ज्यादा आप लोगों को लक्षद्वीप वाले रीजन में देखने को मिलेगी। लोकेशन कहां पर अगर आप लोग लक्षद्वीप की देखना चाहते हैं तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी अरेबियन सी के अंदर में। एग्जैक्ट लक्षद्वीप की लोकेशन है आप लोगों के सामने। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन जो ट्राइबल कम्युनिटी की है वो आप लोगों को लक्षद्वीप के अंदर नजर आएगी। दूसरे नंबर पर आप लोगों को मिजोरम, फिर नागालैंड, फिर मेघालय और फिर अरुणाचल प्रदेश। यानी कि मोटे मोटे तौर पर आप लोग देखो तो लक्षद्वीप को अगर आप लोग छोड़ दो यहाँ पर, तो बाकी के नॉर्थ ईस्ट के आप लोगों को राज्य देखने को मिलेंगे जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो सबसे ज्यादा नजर आती है। फिर दादर है नगर हवेली, फिर है मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो ये आप लोग को काफी लो लेवल पर देखने को मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कितनी हाई है पॉपुलेशन जो ट्राइबल कम्युनिटी की, तो उससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्यादातर ट्राइबल कम्युनिटी जो है इन एरिया में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी है जो अपनी कल्चर, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। इसीलिए जो मैंने आप लोगों को एक पर्टिकुलर ट्रिक बताई थी कि ATM, ठीक है, ये 6th शेड्यूल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है संविधान के अंदर में। इसमें मणिपुर नहीं है, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया की जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश, इसी के साथ में त्रिपुरा, मिजोरम और एक क्या रह गया, मेघालय। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आप लोगों को ट्राइबल कम्युनिटी की देखने को मिल जाती है। आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, पर लेकिन एंजॉयमेंट के साथ में कोई ना कोई चैलेंज देखने को जरूर मिलते होंगे। जैसे कि यार जॉब नहीं लग रही है, ठीक है। लड़कियों के साथ में बातें करें तो लड़कियां बोलती हैं कि घर से प्रेशर आ रहा है शादी करने का। तो इसी के साथ में पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है, इरिटेशन हो रही है, पता नहीं ऐसा लग रहा है कि कहाँ जिंदगी रुक सी गई है। तो हर एक इंसान की जिंदगी में चैलेंज है, पर लेकिन उनका सोल्यूशन आप लोगों को खोजना पड़ेगा, तभी जिंदगी आगे बढ़ पाएगी। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कहां पर आप लोग अपनी एनर्जी लगा सकते हैं प्रेजेंट टाइम पर, और वो आप लोगों से अच्छा कोई नहीं जानता है। बस थोड़ा सा आप लोगों को अपने आप को टाइम देने की जरूरत है। ऐसे ही कई सारे चैलेंज जो है वो यहाँ पर हमारी कंट्री में ट्राइबल कम्युनिटी फेस करती है। जैसे कि अगर बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो इनसे छीने जा रहे हैं,
क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। हमारे जैसे लोग जो हैं, पढ़े लिखे समझदार लोग जो अपने आप को बोलते हैं, वो यहाँ से रिसोर्सेज निकाल कर ले जाते हैं। इसी के साथ में एजुकेशन आप लोगों को प्रॉपर देखने को नहीं मिलती है इनकी। लिटरेसी रेट, हाल तो हमारी कंट्री में जो पढ़ने की एक लिटरेसी की डेफिनेशन है वही इतनी ज़्यादा खतरनाक है, किसी को अपना नाम लिखना पढ़ना आ गया तो वो इंसान जो है पढ़ा लिखा माना जाता है। तो ये डेफिनेशन ही सबसे पहले मुझे लगता है चेंज करनी चाहिए, जिससे कि यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी चेंज हो सके। हेल्थ और न्यूट्रिशन का लेवल जो है काफ़ी कम देखने को मिलेगा, और कई सारे जेंडर इशू भी यहाँ पर निकल कर आते हैं। तो यानी कि एक तरीके से कई सारे इशू आप लोगों को यहाँ पर मेल और फीमेल के भी देखने को मिलेंगे। खासकर अगर ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में बात करें, आप लोगों ने देखा होगा कई सारी ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में आप लोगों से जिक्र भी किया गया है कि वुमेन को इतने अधिकार नहीं मिलते हैं जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी कई जगह देखने को मिलती है। पर लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ऐसी भी ट्राइबल कम्युनिटी है, मैंने आप लोगों को बताया था, बताइए शायद आप लोगों को याद होगा, आर्टिकल थोड़े दिन पहले डिस्कस किया था। एक ट्राइबल कम्युनिटी ऐसी है जहां पर लड़के को शादी कर लड़की जो है वो अपने घर पर लेकर आती है। यानी कि जिस तरीके से आज की डेट में हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि लड़का शादी करेगा और लड़की को अपने घर पे लेकर आएगा, और इस तरीके से समझ सकते हैं। पर लेकिन वहां पर अपोजिट होता है। अगर घर की सबसे बड़ी लड़की के बारे में बात करें तो उसको अधिकार होता है अपनी प्रॉपर्टी को वहन करने का, यानी कि लड़की के पास में प्रॉपर्टी का अधिकार जाता है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। वो मैट्रियारिकल सोसाइटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। प्रेजेंट टाइम पर इंडिया के अंदर में वैसे पैट्रियारिकल सोसाइटी है, यानी कि पितृ प्रधान यहां पर आप लोगों को देश नजर आएगा। पर ट्राइबल कम्युनिटी में मातृ प्रधान भी एरिया आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो वहां से हम लोग को सीखने की जरूरत है, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं। ये वो ट्राइबल कम्युनिटी है जो हंटिंग, गैदरिंग वगैरह, फिशिंग वगैरह वो काम करती है। शिफ्टिंग, कल्टीवेशन वगैरह, माने एक तरीके से अपना वही एक तरीके से घूमे, यहाँ पर खा लिया, वहां पर ये काम कर लिया, थोड़ा बहुत अपना पशु वगैरह बांध लिए, वो वाली जिंदगी इनकी जीते हैं आज की डेट में भी। इनकी मेन जो इकोनॉमी है, मेन जो पैसा है वो यहीं से निकल कर आते हैं। पैसा क्या, बेसिकली एक तरीके से अपनी जिंदगी को एक वाहन करते हैं, ऐसा आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। ये वाली स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर तो आप लोग स्लाइड पे स्टार लगा लेना, क्योंकि एक होता है ट्राइबल कम्युनिटी, एक होता है ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर भी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल कम्युनिटी। मतलब क्या इसका मतलब यहां पर यह है कि यार एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि काफी दिक्कत में है, उसके पास में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, पर उसके अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी खस्ता हालत हो रखी है, यानी कि उनके पास में तो बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं है। उनके वजह ऐसे है कि बस उनको सपोर्ट प्रोवाइड करा दे, वरना पता नहीं जैसे तैसे जिंदगी उनकी चलेगी। तो उसके ऊपर फोकस देने के लिए यहाँ पर ये पीवीटीजी आया निकल कर। ये पर्टिकुलरली वनरेबल के बारे में जब बात की गई तो इसका मतलब ये था कि कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए। काफी वनरेबल है, वनरेबल का मतलब कि जिंदगी भाई साहब तांव पर लगी हुई है, जैसे तैसे चल रही है। तो इसके चलते उनके लिए एक ट्राइबल डेवलपमेंट फंड की बात यहां पर की जाती है, ताकि उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके उनके एरिया में। ये कॉन्सेप्ट कहां से निकल कर आया? ये 1975 में निकल कर आया, जब यहां पर बात करते हैं डिक्लेयर किए गए 52 ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी हैं जिनको पीवीटीजी की कैटेगरी में रखा गया। ये किसके बेस पर किया गया? तो यहां पर देबोर कमीशन था जिसके बेस पर यहां पर इसको बनाया गया। इसने यहां पर प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के बारे में बात की थी 1973 में। तो जो इसने यहां पर सजेशन दिया, गवर्नमेंट को पसंद आ गया, वाह क्या बात कर दी, इन लोगों के ऊपर थोड़ा फोकस किया जाए, तो फिर गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो यहां से ये कमीशन जो है, ये कमीशन का सजेशन ही यहां पर आगे चलकर आज की डेट में जो यहां पर 75 टोटल पीवीटीजी हो गए हैं, जिनको पहले यहां पर 52 की कैटेगरी में रखा गया था। टोटल ट्राइबल कम्युनिटी कितनी है? ये है 705। समझिए आप लोग, हमारे देश में 705 ट्राइबल कम्युनिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसमें से 75 ट्राइबल कम्युनिटी ऐसी हैं जो कि पीवीटीजी की कैटेगरी में आती हैं, यानी कि ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी जो कि आज के डेट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करती हैं। और उसमें से अगर आप लोग बात कर लें कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, तो याद रखिएगा उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा पीवीटीजी देखने को मिलती है। 75 में से 13 अकेले उड़ीसा के अंदर से निकल कर आती है। और हमारी कंट्री की जो प्रेजेंट टाइम पर जो प्रेसिडेंट अभी यहाँ पर हमारे देश में है, मुर्मू जी, वो भी एक ट्राइबल कम्युनिटी से ही निकल कर आती हैं। उस ट्राइबल कम्युनिटी का नाम क्या है ये आप लोगों को बताना है। देखता हूँ कौन से आंसर देता है, ठीक है। ये मैंने अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाकर आप लोगों को पढ़ाया भी था। तो वो ट्राइबल कम्युनिटी से आती है और ट्राइबल कम्युनिटी के कोई भी इशू जब होते हैं तो उनको काफी डिटेल में डिस्कस करती है। उड़ीसा गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो आइडेंटिफाई करे हैं उनके द्वारा लगभग 888 विलेज एक इसी के साथ में जो पीवीटीज एरिया है, ताकि उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा सके। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि हमारे देश में हर एक राज्य के अंदर ट्राइबल कम्युनिटी है, ऐसा देखकर आप लोगों को बोल देंगे, आप लोग बोलेंगे यार सर ने पढ़ाया तो था कि हाँ है तो, पर लेकिन क्या सारे राज्यों के बारे में पढ़ाया था? ऐसा नहीं था, ठीक है। इसीलिए कहता हूं ध्यान से सुना करो, फिर ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से बन गया। भाई साहब यहां से बन जाएगा और फिर आप लोग बोलोगे पढ़ाया नहीं था। पढ़ाया तो था पर आप लोगों ने ढंग से सुना नहीं था, ठीक है। तो 18 स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जहां पर ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती है 2011 के सेंसस के हिसाब से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का यहां पर बन जाता है। तो इस तरीके से चीजें आप लोगों को समझ के चलनी है, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए।
कुछ क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर आप लोगों को देने हैं, देखता हूं कौन कौन यहां पर सही आंसर देता है, इससे आप लोगों का पता चलेगा कितने अच्छे से आप लोगों ने चीजों को सुना है और समझा है। सबसे पहले अगर बात करते हैं 6th शेड्यूल के अंदर में बोला जा रहा है कि कौन कौन से राज्य जो हैं वो कवर होते हैं, ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया आसाम, बी 2 में बोला गया नागालैंड, 3 में बोला गया मेघालय, 4 में बोला गया क्या, ये बोला गया त्रिपुरा। तो सही आंसर यहां पर क्या है अगर आप लोगों से पूछूं, याद आ रहा है कुछ मैंने आप लोगों को बोला था एटीएम के अंदर मनी नहीं है, ठीक है, तो एटीएम के अंदर एन तो कहीं भी नहीं है, तो नागालैंड होगा यहां पर, तो नागालैंड यहां पर नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहां पर सी हो गया। फिर से एक बात बोल दूं आप लोगों को, वीडियो को पॉज कर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो तो मजा आएगा आप लोगों का। क्वेश्चन का जैसे आंसर दोगे आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और उसी का पर्पज है बेसिकली मेरा, ताकि आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आए, यही चाहता हूं मैं, और इसी बेस पर आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें अटेम्प्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये काम आप लोग जरूर करिए, इससे आप लोग चीजों को अच्छे से इंजॉय भी कर पाओगे। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि अरेंज करना है स्टेट को आप लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर एक तरीके से घटते हुए क्रम में, जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन पाई जाती है सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो इस वीडियो को पॉज कर दो आंसर, देखता हूं कौन सी आंसर दे रहा है, जो सही आंसर देगा उसको एक चॉकलेट मिलेगी, ठीक है। उसमें से एक चीज भी आप लोगों को याद है जो मैंने पढ़ाया था, पहले नंबर पर मैंने क्या बताया था, पहले नंबर पर बताया था मध्य प्रदेश, याद आ रहा है। दूसरे नंबर पर मैंने क्या बताया था, महाराष्ट्र। अगर ये दो भी आप लोगों को याद है तो भी आप लोग क्वेश्चन का आंसर देकर चले जाएंगे। एटलीस्ट टॉप 5 यार आप लोग याद रखिए, ताकि कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिले। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोगों को अटेम्प्ट करने के बाद में मजा आएगा कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। और यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने, आप लोगों को ढूंढना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। बोला गया यहाँ पर देबोर कमीशन जो है उसके द्वारा रिकमेंड किया गया प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप बनाने के लिए, जिसको पीटीजी बोला गया 1973 में। इसी के साथ में 75 जो पीवीटीजी हैं आउट ऑफ 705 शेड्यूल जो ट्राइब हैं, ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बोला गया उड़ीसा के अंदर हाईएस्ट पीवीटीजी हैं, पीवीटीजी हैं वो हर एक राज्य में आप लोगों को फैली हुई नजर आएंगी। तो सही आंसर क्या है अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अगर आप लोगों को कुछ नहीं पता है, पूरे इसमें सारा कुछ नहीं पता है, और आप लोगों को मेरी एक स्टेटमेंट याद रह गई है कि हाँ सर ने ये बोला था कि हर एक राज्य में तो यार ट्राइबल कम्युनिटी नहीं है, अगर ये छोटी सी बात भी आप लोगों को याद रह गई ना, तो यहाँ से आप लोग आराम से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि हाँ 4th स्टेटमेंट गलत है, और 4th अगर गलत हो जाती है तो यहाँ, तो ऐसे आप लोगों से कई बार यूपीएससी में क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरीके से प्रिपरेशन करो ताकि एक भी पॉइंट जो है वो आप लोगों का छूटे ना, जो भी करके जाओ पढ़ के ढंग से शानदार तरीके से। ट्राइबल कम्युनिटी की एक बॉडी आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसमें भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में, ठीक है। ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है बोला गया एक संवैधानिक बॉडी है, इसी के साथ में बोला गया आर्टिकल 338A के अंदर आती है। नेक्स्ट यहां पर बोला गया कि इसके मेंबर आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट मोर देन 1 टर्म, ये यहां पर बोला गया। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर बात करें, चलिए अटेम्प्ट करिए, फिर अभी आंसर बताऊंगा तो आप लोग समझ जाएंगे। ये भी पूरा एक अलग से टॉपिक हो जाता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में अलग से एक बॉडी होगी, आप लोगों का क्वेश्चन बन जाता है। तो ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर है यहाँ पर ए, बोला गया है कि मेंबर आर नॉट एलिजिबल अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 1 टर्म। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर, ये मोर देन 2 टर्म है ना कि 1 टर्म, तो ये एक स्टेटमेंट है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर पहले नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल कास्ट जो था वो एक जगह हुआ करता था, फिर 19 फरवरी 2004 में यहाँ पर जो 338 आर्टिकल है उसके अंदर एक और नया आर्टिकल ऐड कर दिया जिसको 338A बोला। मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है किसी भी आर्टिकल के सामने ABCD कैपिटल में लिखा हो तो इसका मतलब यह है कि संविधान में संशोधन करके उसको ऐड किया गया है, ओरिजिनली वो संविधान के अंदर नहीं हुआ करता था। 89th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था वो 2003 में किया गया, तो इसलिए यहां पर एक संवैधानिक बॉडी भी हो गया। आप लोग यहां पर समझ सकते हैं किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में आते हैं। इसके मिनिस्टर कौन है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर बात करें यहां पर तो ये कैसे जो ट्राइबल कम्युनिटी को आगे लेकर चलना है उसके बारे में बात करते हैं। एटलीस्ट एक मेंबर महिला होगी, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और दूसरे मेंबर होंगे जो कि 3 साल के लिए चुने जाते हैं और 2 टर्म के लिए मैक्सिमम इनको चुना जा सकता है। तो ऐसे आंसर यहां पर आप लोगों के सामने ए हो गया। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां पर है, इतने सारे क्वेश्चन हो गए आप लोगों को मजा आ गया होगा। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग, बोला जा रहा है कि परसेंटेज वाइज अगर आप लोगों को बताना है ट्राइबल कम्युनिटी कहां पर ज्यादा पाई जाती है। मैंने अभी आप लोगों को बताया था एक पर्टिकुलर मैप में लोकेशन दिखा के, नागालैंड, लक्षद्वीप, मिजोरम, मेघालय। तो अगर आप लोगों को ये पता है ओनली जो लोकेशन मैंने दिखाई है लक्षद्वीप वाली, तो आंसर आप लोगों के सामने होगी यहाँ पर बी। तो यार मैं हमेशा ऐसे ही बोलता हूँ आप लोगों की टॉपिक को बिल्कुल ऐसे तैयार आप लोगों को करना है ताकि जब भी आप लोग एग्जाम में बैठो तो आप लोगों को दिक्कतें न देखने को मिले किसी भी तरीके से। चलिए एक और क्वेश्चन इसी बात पर, ठीक है। बात की जा रही है कि आप लोगों को स्टेटमेंट दे रखी है कि शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन के बारे में अकॉर्डिंग टू द 2011 का जो सेंसस था,
तो यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो बोला गया है 8.61% थी टोटल पॉपुलेशन का। ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिली है लेस देन टोटल पॉपुलेशन। और तीसरा बोला गया यहाँ पर कि जो सेक्स रेशियो है ओवरऑल जो पॉपुलेशन का वो लेस है, लेस देन द जो ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर ये लेस आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये बोला गया है। तो क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 2 and 3, सी बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो जो आंसर है वो क्या सही है अगर पूछा जाए तो आंसर है सी से यहाँ पर, यानी कि फर्स्ट और सेकंड सही है। बाकी सारी स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पर पता है, मैंने सारे ग्रोथ रेट के बारे में डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं एग्जाम में। मैच करने का भी क्वेश्चन है, अगर बात करें यहाँ पर कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या मैच कर रहे हैं, तो ये तो मैंने आप लोगों को डिटेल में बता ही दिया यहाँ पर। इसको तो लेकर आप लोग को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। जैसे आप लोग देखते हैं तो इसको मैच कर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और पीडीएफ जब आप लोग डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर आप लोगों को इसका आंसर भी मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखते हैं 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के बारे में। ये 2015 में क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो किसका प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट, ये बोला गया है। तो प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट शेड्यूल ट्राइब के बारे में, ठीक है। स्टेट की बाउंड्री, पंचायत और वो सब चीजें तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने एग्जाम में बड़ा ही पिद्दी सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया। तो आप लोग बोलोगे इससे ज्यादा तो हम लोगों ने पढ़ लिया, हम पढ़ा देंगे तुमको, ठीक है। तो वो वाली बातें हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो टॉपिक जो है इसके अंदर मैंने 2 टॉपिक आप लोगों के कवर करा दिए। एक तो मुद्दा क्या था, करंट का टॉपिक हो गया, दूसरा ट्राइबल वाला इशू आप लोगों का पूरा कवर करा दिया, वो भी क्वेश्चन के साथ में। तो इस तरीके से टॉपिक को तैयार करना है। और कई सारी स्लाइड आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा भी डाल देता हूं, जैसे कि यहाँ पर ई आर्टिकल की डाल दी है मैंने। तो जब पीडीएफ डाउनलोड करते हो तो आप लोगों को यहाँ पर जैसे कि कमीशन के बारे में डाल दिया, जो भी क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कराया, तो और भी कई सारी चीजें आप लोगों को इसमें मिल जाती है पीपीटी में। तो पीपीटी बनाने का बेसिक पर्पज यही रहता है ताकि आप लोगों को जब भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठो तो रिविजन करने में आप लोगों को आसानी रहे। इसको जाकर टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, सारी चीजें वहां पर इकट्ठी मिल जाती हैं एक जगह आप लोगों को। इस न्यूज में आगे बढ़ने से पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि हमारे देश के अंदर में बात की जा रही है बैकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चर हेरिटेज अवार्ड यहां पर मिला है। तो बड़ी ही अच्छी बात है यार। यहाँ पर मुंबई बैकुला रेलवे स्टेशन जो है वो यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चर अवार्ड से नवाजा गया है। 169 ईयर ओल्ड जो रेलवे स्टेशन है, 100 साल से पुराना, सोचो आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो मिनिस्टर जो है अश्वनी जो है यहाँ पर वो बेसिकली यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है। तो अश्वनी जो है वाज प्रेजेंटेड टू द रेलवे मिनिस्टर ऑन द 25th ऑफ जुलाई। तो ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो यहाँ पर जो एक पूरा जो यहाँ पर वास्तु संग्रहालय है वो यहाँ पर एक तरीके से उसको ऑल्सो वोन द अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन यूनेस्को पैसिफिक अवार्ड 2022। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसी चीजें जो आप लोग याद रखते हैं और कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं इसके बारे में, किसको ये अवार्ड दिया गया रिसेंटली अभी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टेट के बारे में अगर बात करें यहाँ पर अनदर रिकॉर्ड, यहाँ पर रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, किसके द्वारा, बेसिकली चीफ मिनिस्टर कहाँ के, उड़ीसा के। ये इनके द्वारा भी बहुत ही स्ट्रेटेजिकली काम किया जाता है। तो सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर देश के अंदर में यहाँ पर बन गए। तो उड़ीसा के जो पटनायक साहब है यहाँ पर ये ये यहाँ पर सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग जो मिनिस्टर बन गए, यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है इनके द्वारा ज्योति बासु को, ठीक है। तो पवन कुमार चामलिंग जो है वो अभी यहाँ पर टॉप पर अभी टॉप पर खड़े हुए हैं अभी यहाँ पर। तो आने वाले टाइम में अगर ये जीतते हैं तो और अच्छे लेवल पर यहाँ पर काम कर पाएंगे। सोचो पटनायक साहब जो है चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पर ये मार्च 5, 2000 से होल्ड किया है 23 ईयर से पोस्ट। आप लोग देखो यहाँ पर कितनी बड़ी बात है यहाँ पर ये, ठीक है। तो यानी कि जनता के लिए इतना ट्रस्ट क्रिएट करना ये आसान नहीं होता है, वो भी इतने लंबे समय तक। तो ये काफी बड़ी बात होती है। मिस्टर बासु जो है वो चीफ मिनिस्टर जो यहाँ पर है वो रहे बेसिकली 1977 से लेकर 2000 तक का, अभी फर्स्ट पोजीशन पर यहाँ पर ही है। तो ऐसे ही अगर रहा तो जल्दी जो है उनको पीछे छोड़ने वाले हैं, फर्स्ट पोजीशन पर आने वाले हैं। उड़ीसा वाले बताइए इनके बारे में क्या सोचते हैं, आखिर इतना लंबे समय तक ये कैसे टिके हुए हैं, बताइए जरा आप लोग क्या इनके बारे में बोलते हैं। ये डिपेंड करता है कोई राज्य किस तरीके से काम करता है। तो केरला के द्वारा स्टार्टअप मिशन साइन किया गया है IFSCA के साथ में, ताकि फिनटेक जो बेसिकली स्टार्टअप है उनको आगे बढ़ाया जा सके। तो केरला स्टार्टअप मिशन जो है इसमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के साथ में, ताकि फिनटेक जो है उसको आगे लेकर चला जा सके। तो इस फील्ड में काम कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए हमारे देश के अंदर में जितने रजिस्टर स्टार्टअप आएंगे निकलकर उतना ज्यादा फायदा है, क्योंकि अगर जितने स्टार्टअप आएंगे, आप लोग खुद सोचो, अगर एक स्टार्टअप जो है वो यहाँ पर 50 लोगों को भी जॉब देता है, तो सोचो इतनी तो वैकेंसी नहीं आती है कई बार कई सारी पोस्ट के लिए। आप लोग खुद देख लो, ठीक है। अभी यहाँ पर ईपीएफसी का जो बेसिकली आप लोग खुद देख लो टोटल मिलाकर कितनी वैकेंसी थी सारी, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी में फिर अलग अलग कैटेगरी में देखोगे तो ये चक्कर है। तो इसके लिए यहाँ पर ये बेसिकली जरूरी है इस तरह की चीजें। वर्ल्ड न्यूज के बारे में अगर बात करें, यहाँ पर ये हमारे देश की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इंडिया के एम्बेसडर बन रहे हैं यहाँ पर सीरिया के लिए। ये यहाँ पर किसके द्वारा बोला गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। नाम क्या यहाँ पर, नाम है यहाँ पर बेसिकली इरहाद, ठीक है। तो आप लोगों से क्वेश्चन ही पूछा सकता है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के नाम पर
कि इरशाद साहब को किस देश का नेक्स्ट एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है सीरिया का। और जब आप लोग यूपीएससी की तैयारी करते हो और आप लोग यहाँ पर एक्सटर्नल जो भी ना फॉरेन सर्विस में यहाँ पर एडमिट होते हो एक तरीके से, तब यहाँ पर आप लोगों को चीज देखने को मिलती है, अलग अलग देश में सर्व करने का मौका मिलता है आप लोगों को, तो काफी बड़ी बात है। तो ये डायरेक्ट पर्सन इन न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया रखिएगा इसके बारे में। अवार्ड के बारे में बात करें तो बंगाली वर्जन जो था रिपोर्टिंग इंडिया बुक, तो यहाँ पर ये जर्नलिस्ट जो है प्रेम, इनके रिलीज किया गया कोलकाता के अंदर में। कई बार ऐसी किताबें रहती हैं जो न्यूज में आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये है बेसिकली इसका ये बंगाली वर्जन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है किताब के बारे में। तो जर्नलिस्ट जो है वो है प्रेम प्रकाश, तो इनका नाम याद रखते हैं। तो इनको लाइफ टाइम अवार्ड अचीवमेंट से यहाँ पर नवाजा गया है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है जहां से क्वेश्चन आप लोगों से लिए कई बार पूछ लिए जाते हैं। पर्सन इन न्यूज में बात करें तो यहाँ पर ये काफी एक दुखद खबर आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। पंजाब के काफी इंपॉर्टेंट जो सिंगर थे जिनका नाम है सुरेंद्र, तो वो रिसेंटली हमारे बीच में नहीं रहे। अभी आप लोगों ने देखे कई सारी जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का यहाँ पर अभी रिसेंटली देहांत हुआ, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फिर ये न्यूज भी बनती है। तो एक तरीके से आप लोग याद रखते हैं इनकी आत्मा को शांति मिले। कई अच्छे सॉन्ग इनके द्वारा दिए गए, ठीक है, जो आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट Q&A सेशन है आप लोगों के सामने। यहाँ पर बात की जा रही है कौन सी कंट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर यूएई, इंडिया, जापान या फिर यूके। सही आंसर क्या है ये आप लोग को बताना है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा लोन साइन किया गया। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर ये जो लोन साइन किया गया है ये हॉर्टिकल्चर इरिगेशन के फील्ड में काम करने की बात की जा रही है। कौन सी राज्य के साथ में? उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु या फिर हिमाचल प्रदेश। सही आंसर क्या है? कौन सी सिटी होस्ट करी है G20 डेवलपमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग? वाराणसी, न्यू दिल्ली, उदयपुर या फिर बेंगलोर। सही आंसर क्या है? आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया गया परमिट करने के लिए बैंक को इश्यू किया जाए कि विच टाइप ऑफ कार्ड? रुपया कार्ड। रुपया कार्ड बेसिकली यहाँ पर अलग कैटेगरी में, यहाँ पर मिलेनियम फॉरेक्स कार्ड या प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड या फिर कमर्शियल फॉरेक्स कार्ड या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉरेक्स कार्ड। तो ये आप लोगों को बताना है सही आंसर क्या है। सी सेट का क्वेश्चन है, आप लोग इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। इसी के साथ में एक बच्चा कल जो है आप लोग की सी सेट की इंग्लिश की कॉम्प्रीहेंशन की क्लास हुई है। सब्जेक्ट उनको आप लोग चेक कर लेना। कई सारे बच्चे बोले सर क्लास क्यों नहीं हुई है, वो दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, क्योंकि मैंने बोला था ना इंग्लिश तो अलग से कवर की जाएगी और कॉम्प्रीहेंशन जो है वो आप लोग का अलग से कवर किया जाएगा। तो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन में क्लास हुई थी, अगर चेक करोगे आप लोग। इंपॉर्टेंट प्लेस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर विम्बनाद लेक जो है, तो विम्बनाद कोल लेक, इसमें कई बार आप लोगों ने सुना होगा कई सारी दिक्कत देखने को मिलती है पोल्यूशन की वजह से भी यहाँ पर, तो ये न्यूज में रहती है। तो ये इसके बारे में बात की जा रही है, तो केरला के अंदर कोच्चि के अंदर यहाँ पर देखने को मिलती है यहाँ पर ये, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं 2002 के अंदर में इसको लिस्ट में जो वेटलैंड इंपोर्टेंस की कैटेगरी में यहाँ पर डाला गया और सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट भी है यहाँ पर। अगर बात करें तो ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल के अंदर में जो सबसे बड़ी साइट है वो है सुंदरबन, उसके बाद में सेकंड लार्जेस्ट साइट आप लोगों को देखने को मिलेगी ये केरला के अंदर में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा है तो कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। पहले का आंसर यहाँ पर इंडिया हमारे देश के अंदर में देखने को मिलेगी यहाँ पर ये समिट। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है अगर क्वेश्चन बने। इन कंट्री के साथ में मिलकर हम लोगों ने काम करने की बात की गई है, ठीक है। आगे बात करें एडीबी के बारे में, तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर में यहाँ पर आप लोग याद रखते हैं इसके बारे में। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है हिमाचल प्रदेश जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। G20 के बारे में बात करें तो वाराणसी में देखने को मिलेगी, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब की। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है तो है रुपया जो है बेसिकली प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड की बात की गई, तो आरबीआई ने यहाँ पर अलाउ किया है। तो आने वाले टाइम में रुपया कार्ड भी आप लोग अच्छे लेवल पर देखने को मिलेंगे। सी सेट का क्वेश्चन आप लोग के सामने डी है, इसको आप लोग देखते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ नए शब्द सीखते हैं, इनके ऊपर सेंटेंस जरूर फॉर्म करिएगा। पहला जो शब्द है यहाँ पर ये बोला गया है अनएम्बिगुअस। एक तो होता है एम्बिगुअस यानी कि स्पष्ट नहीं है, ये बेसिकली अनएम्बिगुअस होता है स्पष्ट, उसका अपोजिट, ठीक है। कंसेंसस क्या होता है? किसी चीज के लिए सहमति देना। हाँ यार सही है, हम लोग इसको अलाउ करते हैं, तो सहमति दे देने वाली बात होती है यहाँ पर, उसको कंसेंसस की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट शब्द है यहाँ पर ये है गैफ, इसको बोलते हैं चूक यानी कि गलती हो जाना। कई बार कई सारी गलती होती है और छोटी छोटी गलतियां इंसान को कई बार ले डूबती है, तो इसके लिए बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है। एमिसेंट है यहाँ पर क्षणभंगुर यानी कि क्षण में खत्म हो जाना, यानी कई बार कई सारे रिश्ते होते हैं क्षण में खत्म हो जाते हैं, तो एमिसेंट आप लोग बोल सकते हैं। सबवर्ट है यहाँ पर नाश करना यानी कि एक तरीके से उलट देना, कि चीजों को बिल्कुल पलट देना। जज्बात बदल गए, एक पाकिस्तान का वो काफी मीम फेमस हुआ था वहां पर उस टाइम पर जब पाकिस्तान की टीम हार गई थी तो ये वाली बात है, जज्बात बदल दिए सारे, ठीक है। तो कैसा लगा डिस्कशन जरूर बताना, और इसी के साथ में शाम को 5 बजे एप्लीकेशन पर पहुंच जाना, जिस पर आप लोग अच्छे से अपना जो है वो क्विज ट्राई कर सकते हैं।
और इसी के साथ में वीकेंड में भी तैयार रहना। टेस्ट होगा आप लोगों का, जो एक तो है जो बेसिकली टेस्ट सीरीज वाला टेस्ट है, जो कि आप लोग सीरियस अगर तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी और सीडीएस वगैरह के लिए, और बाकी एक फ्री टेस्ट होगा वो आप लोग का, वो आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आप लोग जाकर इनको जरूर अटेम्प्ट करिएगा, जिससे कि आप लोग चीजों को अच्छे से एंजॉय कर सको। और लेक्चर की पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम पर देख लेना, और इसी के साथ में आंसर राइटिंग के लिए आप लोग तैयार रहना। पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी लेक्चर की, उसके लिए भी आप लोग तैयार रहना, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। फीडबैक जरूर देना, नेक्स्ट लेक्चर में दो। तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।